अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो हम सब की जानिब से ईद बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हमारे मेहमान का आपसे तारुफ कराते चलें, सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। ईद पे आप घर वालों के साथ कुछ स्पेशल प्लानिंग आपकी या सियासत? हमारा तो खैर खानदान, हमारा हल्का अहबाब ये पार्टी है और इसके लोग ही हैं। ईद की नमाज पे चप्पल चोरी हुई आप? नहीं, अभी तक तो नहीं। जान की अमान पाओ तो ईद ही मांग सकते नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी दुआएं आपके साथ। एब्सोल्युटली नॉट जो है वो बैगर्स कांट चूज़र के पास भी चला गया। बिल्कुल ऐसी। फाइनली हमारे जो अभी करंट पीएम है उन्हें दामीर बादशाह डैम मिल गया। अभी तो पता नहीं क्या क्या उनको मिलेगा, क्या क्या फीते वो काटेंगे। मैंने सहज का इम्तिहान लेना था। मैंने कहा सहज को इतने 30 दिन सिखाया साथ रखा है, सिखाया है, पकवाया है, तो मैंने कहा आज सहज से ही मैं कुछ मीठा बनवाती हूँ। आई एम रेडी, नो इशू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो बोल न्यूज़ के जितने भी नाज़रीन हैं उन सबको हमारी जानिब से, हमारी टीम दुनिया बोल है की जानिब से, मेरी जानिब से और मेरे साथ मौजूद हैं तला जतोई, इनकी जानिब से, हम सब की जानिब से ईद बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तला भाई, ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ये शेर उमूमन जो है वो लोग सुनाते हैं अपने ख़वातीन दोस्तों को, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने तला भाई को सुनाया है। शायद ये मुझसे गले मिल के इस बात का इज़हार कर सकें कि ये इतने ज़्यादा उदास क्यों हैं। सुबह से इतने गले मिलने के बाद फ़हीम, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा आपसे गले मिलने का, लेकिन फिर भी ईद का दिन है, शायद ब्रेक में कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल इसका जवाब है बहुत शुक्रिया। ओके जी, तो नाज़रीन आप देख रहे होंगे कि आज हम अपने स्टूडियो में मौजूद नहीं हैं। हमने ये पाबंदियां, ये बाउंड्रीज जो हैं वो तोड़ दी हैं और ईद का मौका है, जंजीरें, ये जंजीरें तोड़ दी हैं। अब हम आज़ाद हैं और इस आज़ादी के ये जो परिंदे हैं ये ईद मनाने के लिए डाल डाल पर जा रहे हैं। और जितने भी आपके पसंदीदा लोग हैं, जो लोग आप जो काम वो कर रहे हैं, अगर आप तक नहीं पहुंच रहा तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस ईद के मौके पर वो काम आप तक पहुंचाया जाए। आज इसी सिलसिले की एक कड़ी ये है कि हम यहाँ मौजूद हैं। जिस शख्स के पास हम यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने अच्छा, उनका बड़ा ही ज़बरदस्त तलबी बैकग्राउंड रहा है। बताने की तो खैर कोई ज़रूरत है नहीं, जब नाम आएगा तो दुनिया को पता चल जाएगा कौन है। पर वो मिनिस्टर भी रहे हैं और ये वाहिद मिनिस्टर हैं जिन्होंने जब आईटी की मिनिस्ट्री संभाली तो इनका ताल्लुक वाकई आईटी से था। ऐसा नहीं है कि आप किसी को किसी भी मिनिस्ट्री पर पहुंचा दें, बल्कि आईटी का बंदा आईटी की मिनिस्ट्री पर लगा, सेनेटर रहे, रिज़ाइन दे करके चले गए, फिर कराची के मेयर रहे और ऐसे मेयर रहे कि ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया ने उन्हें उनके इस काम को सराहा और उनको जो है वो टाइटल भी मिला। टॉप 10 में नहीं बल्कि टॉप 5 में, टॉप 3 में जो है उनका नाम आया। अब मेरे ख्याल में आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कौन है, लेकिन बताएंगे तला जतोई साहब। बहुत बड़ी हस्ती हैं, ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि इतनी सारी खिदमत करने के बाद वो पाकिस्तान से बाहर गए, फिर उन्होंने कम बैक किया, कम बैक के बाद इलेक्शन में हिस्सा लिया। पहले इलेक्शन में रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन अब दूसरे इलेक्शन की तैयारियां रिजल्ट्स के लिए काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान की सियासत में चंद ही गिने चुनती के नाम हैं जिनके ऊपर पाकिस्तानी कौम आंखें बंद करके ये कह सकती है कि ये सच्चे लोग हैं। इनका बैकग्राउंड करप्शन से नहीं है, इनके बैकग्राउंड में कोई बुरा काम नहीं है, इनके करियर में कोई ऐसा दाग नहीं है जिसकी वजह से वो अपना पॉलिटिकल करियर आगे ना कैरी ऑन करें। ये कुछ उन चंद शख्सियतों में से हैं जो हमेशा से साफ रहे हैं, हमेशा से अपनी परफॉर्मेंस को सामने रख के इन्होंने बात की है। इन्होंने कभी मौरूसी सियासत का नाम नहीं लिया। लोअर क्लास से ऊपर आने वाले लोगों में गिनती चुनती के नाम है और उनमें से एक नाम इनका भी है। तो यकीनन बहुत ज़रूरी होता है कि ईद के मौके पर, इस खुशी के मौके पर इनके साथ हम आएँ और इनके साथ आपकी ईद का मज़ा भी दोबारा करें और हम जान सकें कि हमारा मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारी मईशत किस डायरेक्शन में जा रही है, सियासत में क्या होने वाला है। क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम्स आर वेरी अनसर्टन, महंगाई ने सबको परेशान किया हुआ है और लोग जानना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल लीडर से कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है, क्या हमारे हालात बदलेंगे। पेट्रोल नीचे आएगा भाई, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। ऐसी बातें नहीं करो यार, अच्छी अच्छी बातें करो, ईद का दिन है। लेकिन हमारे मेहमान का आपसे तारुफ कराते चलें। इज नन, अब तक तो आप लोग गैस कर चुके होंगे, ऑब्वियसली, नन अदर देन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, सरबरा पीएसपी पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई, ईद मुबारक। ईद के मौके पर आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। सियासी माहौल मुसलसल बदल रहा है। पाकिस्तान की तारीख में मुस्तफा साहब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आज तक कभी पहले नहीं हुई हैं। कभी पहले कोई प्राइम मिनिस्टर स्पीकर नहीं बना, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि वालिद प्राइम मिनिस्टर हो, बेटा चीफ मिनिस्टर हो। इस वक्त सियासी ग्राउंड की जो हलचल है, इस ईद पर क्या तब्दीलियां आप देख रहे हैं होने वाली है पाकिस्तान में?
वेल मैं समझता हूँ कि ये सारा सीन तो ठीक तो नहीं है बिल्कुल, और अच्छा नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ये हल भी नहीं है पाकिस्तान को जो भी है। और पाकिस्तान को अगर ठीक होना है तो पाकिस्तान को आइन कानून के मुताबिक इख्तियारात और वसाइल जब तक आप नीचे ग्रास रूट लेवल पर नहीं ट्रिकल डाउन करेंगे, ये चंद 100 लोग बैठकर या एक वज़ीर आज़म और 4 वज़ीर आला बैठकर पूरे पाकिस्तान की दौलत को और पूरे पाकिस्तान की पावर को जब तक और सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट से पाकिस्तान चलाएंगे, हमारा ये मौक़िफ़ है पाकिस्तान कुछ भी आप फरिश्ते लाकर बिठा देंगे, पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। आपको पाकिस्तान के लोगों को एम्पावर करना है, पाकिस्तान के लोगों को इख्तियारात और वसाइल देने हैं, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन क्रिएट करें ताकि सेंस ऑफ ओनरशिप हो पाकिस्तान के लिए। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा क्योंकि आज ईद का भी मौका है और लोगों का मौक़िफ़ भी ये है कि आपकी पार्टी आई, पिछले इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया और उसके बाद कोई इतनी ख़ास कामयाबी जो है वो सामने नहीं आ सकी, तो क्या इसकी वजह ये है कि सिंध में डॉल्फिन अंधी होती है? नहीं, डॉल्फिन तो आंखों वाली है, और मैं नहीं कहूँगा कि जो है वो ये माशरा ऐसे ही है कि हक़ और सच बोलने वालों को पहले दिन कामयाबी नहीं मिलती, लाखों लोग पत्थर पड़ते हैं, लाखों लोग पत्थर पड़ते हैं, लाखों लोग नहीं होते। हमने एक ऐसे वक्त में आवाज़ उठाई यहाँ पर जिस वक्त शहर में 22 लोग रोज़ाना मरते थे एवरेज, बिल्कुल ऐसा, ठीक है, और सच बोलने की सबसे छोटी सज़ा मौत थी, बिल्कुल ऐसा। और आज तक हमारे किरदार पर कोई एक छोटा सा दाग भी नहीं लगा सका। हम ये वो लोग नहीं जो MNMP वज़ीर नहीं बने पहले। आप तो सेनेटरशिप से रिजाइन दे के गए थे। मैं MP रह चुका हूँ, वज़ीर रह चुका हूँ, सेनेटर रह चुका हूँ, मेयर रह चुका हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि आज 11-12 साल हो गए मुझे उन ओहदों को छोड़े हुए, लेकिन आज तक मेरा दुश्मन भी कोई उस पर इल्ज़ाम मुझ पर नहीं लगा सकता। हमने जो आकर बात की यकीनन वो एक नई बात थी और सच बात थी और हक़ बात थी, और हक़ और सच को मेरा ये मान है कि अल्लाह ताला आज़माए बगैर कामयाबी देता नहीं है। 3.5 साल पहले जो लोग हमारी हार पे और अपनी जीत पर जश्न मना रहे थे और समझ रहे थे कि जो आपकी वाली बात को उन्होंने ये वाली बातें की हैं कि डॉल्फिन ये होती है और डॉल्फिन वो होती है, 3 सालों में 3.5 सालों में सारे जीतने वाले रुस्वा कर दिया अल्लाह ताला ने। आज जो है वो जूतियों में दाल बट रही है। 3 सालों में सबका निज़ाम जो है वो ठप हो गया। आज हम हारने के बावजूद जो पहले से ज़्यादा मजबूत अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह हैं, और आज जो एक्सेप्टेंस है लोगों की वो 2018 में नहीं थी। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त हमारा है। मुआशी बुहरान मुल्क को उस वक्त घेरे हुए हैं मुस्तफ़ा साहब। आप अगर बात करें इलेक्शंस की तो आप जानते हैं इलेक्शंस पे स्पेंडिंग कितनी होती है, क्या अलाउड होता है और क्या स्पेंड किया जाता है, और आपके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है सर जितनी दूसरी पार्टीज़ के पास हैं, जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, जो काफ़ी सालों से इक़्तिदार में हैं, जिनके पास बड़ी रिसोर्सेज हैं। कैसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन भी सर पे खड़े हैं, आपकी बड़ी कैंपेन्स भी चल रही हैं, आपको है तवक्को कि आप सीटें निकालेंगे? जी बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि यकीनन जो आपने बात की ये तो एक एंगल है, लेकिन हमारे पास जो वर्क फोर्स है, जितनी बड़ी तादाद है ऑर्गेनाइजेशन की, वो किसी के पास नहीं है। वो हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर चुके हैं। हम ये बाग़ जना जो है 3 दफ़ा भर चुके हैं। इलेक्शन हारने के बाद 2019 में हम बाग़ जना भर चुके हैं, और अभी हम ये इंशाअल्लाह ताला ये ईद की छुट्टियां गुजर जाएँ 15 मई को इंशाअल्लाह ताला ये बाग़ जना हम दोबारा भरने जा रहे हैं, और हम इस दफ़ा हम सरप्राइज़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जो फाइनेंशियल इशूज़ के अलावा जो एक ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, वो जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 1। और यकीनन चैलेंजेस हैं फाइनेंशियल हवाले से, लेकिन मैं समझता हूँ जो हमारे साथियों का जज्बा है, जो वर्कर्स का जज्बा है, और जिस तरह से हमारी बात पहुँच रही है, हम इस फाइनेंशियल इश्यूज़ को भी ओवरकम करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि काफ़ी सारे इंटरनल इश्यूज़ भी सर हैं जो लोग देख रहे हैं कि आपके पुराने साथी आपको छोड़ के चले गए हैं और नई पार्टी आ गई है, नए लोग आ गए हैं, नए फेसेस आ गए हैं। आप जानते हैं नए फेसेस हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में मुस्तफ़ा साहब इतने कामयाब नहीं होते हैं। जो मौरूसी सियासत है हमारे मुल्क में वो ट्रेडिशनल है, हमेशा उन्हीं के बच्चे जीत के पावर में आते हैं। अब कोई नई स्ट्रैटेजी, कोई नई टेक्निक, क्योंकि माहौल तो अब बदल चुका है, गेम के रूल्स बदल चुके हैं। देखिए, जिन लोगों की आपने कहा ना कि इंटरनल इशू, कोई इंटरनल इशू नहीं है। 3.5 साल पहले जब हम इलेक्शन हारे थे, उसके 48 घंटों के बाद जिसको जाना था, 48 घंटों में जिसको जाना था चला गया। अब तो हमें जो है वो सही मानो पार्टी तो बनी ही इलेक्शन हारने के बाद है। इलेक्शन हारने के बाद PSP बनी इलेक्शन हारने के, तो हमें तो अब याद भी नहीं है कि कौन हमारे साथ था, ठीक है ना। हम तो जो है वो इसलिए कि हम वी हैव ट्रैवल अ लॉन्ग वे। तो ये तो कोई इंटरनल इश्यूज़ नहीं, बल्कि इंटरनल इश्यूज़ होते खुदा न खास्ता, वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें हार देकर सब कुछ क्लियर कर दिया। मोमिन और मुनाफिक का पता चल गया, झूठ और सच का पता चल गया। तो कोई इंटरनल, बल्कि पार्टी जो है वो आज जितनी रॉक की तरह, सॉलिड रॉक की तरह इंटैक्ट है, वो आज जो है वो इलेक्शन हारने के बाद है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जी बिल्कुल आज जो लोग जीते हुए हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि भाई वो तो नाकाम हो गए हैं। तो अगर हम हारे थे तो जो हमारे खिलाफ जीता था, तो बड़ा इस शहर में, इस मुल्क में बड़ी खुशहाली आ जानी चाहिए थी।
तो अगर हम हारे हैं लोग के, आप जैसे आपने कहा कि भाई लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, तो मैं आपका मेरा जवाब ये होगा भाई जब भी तो शहर का ये हाल है। अगर हमें वोट दे देते तो ये हाल नहीं होता। जब हमें वोट दे देंगे, जिस दिन हमें वोट दे देंगे तो जो है वो इंशाअल्लाह ये पता है, एक बार पहले भी शहर आपके हवाले किया गया और माशाल्लाह से आपने जो है वो No doubt. इंटरनेशनल मेयर मुस्तफा भाई उन लोगों में से हैं कि जिनको अपने करेक्टर के बारे में कुछ वजाहत करने की जरूरत नहीं होती है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि इन्होंने इक्तदार में रह के कैसी परफॉर्मेंस। बिल्कुल ऐसा ही है, और उस परफॉर्मेंस की मिसाल पूरी दुनिया में दी गई और पूरी दुनिया में उसे सराहा गया, और एक मरतबा फिर आपको मौका मिलेगा तो यकीनन आप उससे ज्यादा बेहतरी करेंगे। लेकिन मुस्तफा भाई, कुछ अर्से पहले आपके एक साबिक दोस्त थी मैं कहूँगा, उसके बाद भले जैसे भी ताल्लुकात रह गए वो मेयर थे वसीम अख्तर साहब, उन्होंने आपको एक जॉब भी ऑफर की थी और जॉब लेटर भी आपके पास आ गया था और आप पहुंच भी गए थे वहाँ। फिर ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे में उन्हें अपने अल्फाज, अपना लेटर, अपनी सारी चीज़ें वापस लेनी पड़ी? ऐसा क्या खौफ था, ऐसा क्या डर था मुस्तफा कमाल? काश कि मैं इस कैमरों के आगे जो है वो सही अल्फाजों में जो इसकी तर्जुमानी कर सकता, लेकिन मैं आई विल ट्राई टू बी एज सिविल एज पॉसिबल। बेसिकली वो समझे कि मुस्तफा कमाल जो है वो को उन्होंने ट्रैप कर लिया, और मुस्तफा कमाल मेयर रहा है, सेनेटर रहा है, वज़ीर रहा है, MP रहा है, और मैं उसको जो है वो एक गार्बेज की PD की जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ। वो जानता नहीं मुझे। तो मैं जो है पहुँच गया, मैंने कहा आ जाए जी बॉस, मैं आज से आपका PD गार्बेज और आप मेरे बॉस। और मैंने कहा हम तो जो है वो रातों में काम करने का आदी, हमने लगा दी इमरजेंसी। मैंने कहा अब इस शहर में एज़ फार एज़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज़ कंसर्न मैं इंचार्ज हूँ, और मेरा इंचार्ज जो है वो उस वक्त का मेयर है। बस ये करना था कि जो है वो तिलों में से तेल जो है वो बह गए और गायब हो गए, सारे फ़ोन बंद हो गए और साइलेंट हो गए। लोगों का जो है वो यहाँ पर अज़दहाम लगने लगा, हम जो कचरे की जगह पे पहुँच गए। सुबह हमारा प्लान था कि जो है बॉस को सलाम करने जाएंगे और कहेंगे बॉस हम जो है वो आपका PD गार्बेज हाजिर हो गया। सुबह वो बंदा अपने घर से निकलकर ऑफिस नहीं गया, हाँ अपने घर से ऑफिस नहीं गया, वो निकलकर घर से निकलकर वाटर पंप चौरंगी गया है, और वहाँ मीडिया को बुलाकर उसने वहाँ पर मुझे जो है वो मेरा ऑर्डर विड्रॉ कराया सस्पेंड के। ये इस पूरे एपिसोड में जो है वो एक चीज़ का पता लग गया कि ये जो झूठ बोलता रहा है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, कचरा नहीं उठ सकता, अगर इख्तियार वाकई नहीं होता तो मुस्तफ़ा कमाल ने तो एक्सेप्ट कर ली थी। मुस्तफ़ा कमाल को 3 महीने के लिए वो जॉब दे देते, मुस्तफ़ा कमाल कचरा नहीं उठा पाता और मुस्तफ़ा कमाल की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। हम उसका ये भागना इस वाली बात से बता रही है ये वाली बात कि वो झूठ बोलता रहा है 4 सालों में। उसको पता था कि अगले दिन से मुस्तफ़ा कमाल जो है वो शहर में सफाई में एक नुमाया फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। ऐसा लग रहा है मुस्तफा भाई कि वसीम भाई ने वो मूवी एक इंडिया की थी, एक दिन का चीफ मिनिस्टर, जिसमें वो बना देते हैं, वो देख ली होगी और वो आपको एक दिन का चीफ मिनिस्टर बना के पछता रहे नहीं, वो जानते नहीं है मुझे अंडरस्टैंड। आपने कहा दोस्त, कभी भी दोस्त नहीं रहे हमारे। ये तो जो है वो जब हम थे तो हमारे कमरों में आखिर दाखिल नहीं हो सकते थे, कभी भी राब्ता कमेटी के मेंबर नहीं थे। एनीवेज इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो उस पर नहीं करते। तो ये ऐसे ही लोग हैं, ये हमारी इनका किरदार हमें पता है और इनको हमारा भी किरदार पता है। ये ऐसे आंखों में आंखें डालकर देख नहीं सकता, इसलिए कि इसको अपना किरदार पता है। ये बरहना है हमारे सामने। तो ये मुहाजिरों के नाम पर ये गिद्ध हैं, गिद्ध। ये मुहाजिरों की बोटियां नोच रहे हैं। ये जो मुहाजिर एक कम्युनिटी है, एक जिस्म है फ़र्ज़ करें, तो ये उनको उनके खून और उनकी बोटियों को नोच रहे हैं। इनका अपना भला हो रहा है, अपना फ़ायदा हो रहा है, बिलियनर बन गए हैं सारे लोग। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला इनका आखिरी टाइम है। मुस्तफा भाई, बहुत सारे हमारी ऑफकोर्स पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, वो जानते हैं मुस्तफ़ा कमाल सच बोल रहा है, वो जानते हैं ये बंदा हक का साथ देगा, वो जानते हैं बंदा करप्ट नहीं है, ये बंदा हमेशा वो करता है जो मुल्क के मफाद में हो, शहर के मफाद में हो, लोगों के मफाद में हो। तो वो ये सोचता है कि यार अगर मैंने मुस्तफ़ा कमाल को वोट दे दिया और लेट्स से कि इनकी पार्टी हार गई तो मेरा वोट तो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि ये कभी पावर में आए नहीं, अभी फिर इलेक्शन में हार ना जाए। कॉन्फिडेंस, उनका मोराल, उनका मोटिवेशन, उनकी किस तरह हम ऊपर लाएंगे, किस तरह उनको हम यकीन दिलाएंगे कि आपका वोट इस दफ़ा सही जाएगा और इंशाल्लाह हम पावर में आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जिनको पहले वोट दिया, वेस्ट हो गया। क्या उससे जो है वो उनकी वोट की अहमियत बन गई? तो हमेशा वेस्ट हुआ, हमेशा। तो फिर आप CV रखें लोगों के सामने। मैं तो कहता हूँ कोई हमसे हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। आप XABCD आप सबकी कारकर्दगी सामने रखें और उसके बाद फैसला कर लें। आप घर में एक मुस्तफा भाई माजरत, लेकिन इस मुल्क में आप जानते हैं वो बिरयानी की प्लेट, तो सर वो छोटा तो फिर हम रोए ना, पिक एंड ड्रॉप, सर हम नहीं रोए। फिर रोना किस बात का? फिर रोना किस बात का? फिर तो जो हो रहा है इसके ऊपर एंजॉय करो ना यार। सोसाइटी तो नहीं, अगर आप जो कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बिरयानी की प्लेट पे आप जो बकौल आपके, और ऐसा है भी कि आप जो है वो किसी और को वोट दें और
और आप काम मांगे उन लोगों से कि जिनको आपने वोट नहीं दिया या उनसे कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम तो कह रहे हैं कि भाई देखो ये हमारी सीवी है, चोरी 1 रुपए की नहीं की, हज़ारों अरब रुपए अपने हाथों से खर्च किए, 1 रुपए का हम पर इल्ज़ाम नहीं है। हमारे टेन्योर को सामने उठाकर देखो, आज इस शहर में घूम रहे हैं, कोई बाहर हमारा बैंक बैलेंस नहीं है, बीवी बच्चे बहन भाई सब यहीं हैं, कोई शादी हॉल नहीं है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है, इसी रोड पर आराम से घूम रहे होते हैं। और जब हमारे पास जिम्मेदारी थी, जब शहर रात में सोता था, मुस्तफा कमाल रातों को जाग कर इस शहर की खिदमत करता था। कौन सा ऐसा आदमी है इस शहर का जिसने हमें इस तरीके, इसके बाद इसके और फिर आज ये इस दौर में हमने शहर में अमन प्रोवाइड करने में अपनी जानों का नजराना पेश किया है। यहाँ पर जब लोग एथनिसिटी के नाम पर मरते थे आपस में, आज वो नहीं मर रहे। हमने एक सारी जुबानें बोलने वालों को एक एम्ब्रेला में लेकर आए हैं। ये कोई एथनिक पार्टी नहीं है। इन तमाम सीवीज का मुकाबला किसी की अगर कारकर्दगी कर सकती है, मुझे बताओ, मैं पार्टी बंद करता हूँ, चलता हूँ उसके पास जाकर जो है उसको वोट देंगे। सर इमरान खान की भी सीवी कुछ कम नहीं थी पर टीम नहीं बना सके। क्या मसलन बताइए, मुझे कारकर्दगी बताइए। सर बड़ा शौकत खानम उन्होंने अस्पताल बनाया, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मुल्क में अस्पताल का निजाम ही नहीं था कोई। देखिए, शौकत खानम प्राइवेट हॉस्पिटल में एक एनजीओ के तौर पर चलाने में और एक यूसी चलाने में ज़मीन। सर आप एक ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम के सरबराह थे, अब पॉलिटिकल निज़ाम तो उससे बिल्कुल बरक्स है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं अगर देखिए, एक यूसी चला लेना और एक शौकत खानम जैसे 200 अस्पताल चलाना, ये पैसे आ रहे हैं, कोई उसका हिसाब किताब नहीं है। आपने बाहर से टॉप क्लास लोगों को, ये आप इस निज़ाम में, इस गन में, शौकत खानम से मुल्क का हेल्थ निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं हो गया। आप जो है वो, हाँ मैं उस वक्त मानता कि जब आप मुल्क के जब आप वज़ीर आज़म बन गए थे तो आप मुल्क के सारे अस्पतालों को शौकत खानम बना देते ना। शहर का कचरा भी तो साफ नहीं हुआ। शहर के भाई आप कराची तो लावारिस है मुस्तफा भाई। नहीं, लावारिस नहीं है, वारिस है। लावारिस भाई, हम क्या यहाँ पर आइसक्रीम बेच रहे हैं? ऐसा तो नहीं है भाई, वारिस है। आपको सही फैसले करने की जरूरत है। ये क्या बात हुई? हम फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं भाई, वारिस है। अगर कराची का वारिस नहीं होता तो हम ये काम अपने बच्चों की जिंदगियों को, भाई मुझे अल्ताफ हुसैन साहब बुरे क्यों लग रहे थे? फिर मैं आज जाकर जरदारी साहब को अपने आप को बेच क्यों ना दूं? मैं जाकर इमरान खान साहब को क्यों ना बेच दूं? सब लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, किसी से कराची नहीं चल रहा। हमारे पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास सीवी है, कारकर्दगी है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। लोगों को सही फैसला करना, ये मैं बात मानता ही नहीं हूँ इस वाली बात को। कैसे भाई, हमें वारिस का, हमने आज जो बला रोक रखी है कराची में, आज हम ये बंद करें, आप दोबारा यहाँ पर लाशें करना देख लें। हमने रॉ की पेनिट्रेशन को खत्म किया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। कराची के वारिस हैं और हम वारिस कराची के। हमने इसकी विरासत, हमने जो हम पर वाजिब भी नहीं था, हमने वो भी कर्ज अदा किए ऐसे यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को, और अब वो टाइम आ गया ना, आपको जो आपका हनीमून टाइम था, आप इधर उधर घूम रहे थे। कराची के मसाइल का हल, ना तो कराची की कोई लसानी जमात है, ना बाहर से आई हुई कोई जमात है। कराची के मसाइल कल कराची की कौमी जमात है, जो कराची बेस्ड हो और उसने सारी जुबानें बोलने वालों को अपने अंदर जो है वो जम कर रखा हो, लेकर चल लियो, और वो हमारे अलावा कोई और नहीं है। आई ओन कराची के स्लोगन को जो आपने बनाया था, आपने ये नारा लगाया था जब आप पहले आए थे, आपको लगता है कि अब दोबारा जो है उसे लॉन्च करने की ज़रूरत है? खैर मुस्तफा भाई, ईद का मौका है तो थोड़ी सी जो है वो मैं चाहूँगा, बहुत सख्त जो है वो यहाँ पर सियासी बहस चल पड़ी है आप लोगों की माशाल्लाह। मैं तो ये जानना चाहूँगा कि ईद के इस मौके पर क्या आप उस वक्त को कभी याद करते हैं? अच्छे या बुरे अल्फाज में वो आप बताइएगा। कभी वो वक्त याद करते हैं कि मुसलमान तो मुसलमान, काफिर भी बेचारे जो है वो फितराना दे रहे होते हाँ नहीं, वो उस वक्त ज़माने में तो हमारी क्या ईद होती थी? हम तो यही फितरा ज़कात जमा कर रहे होते थे 9 रुपये जो है वो, जब तक भाई सोकर उठ ना जाएँ और हम नमाज़ पढ़ के घर नहीं जा पाते थे, बैठे रहते थे जब तक वो हेलो ना कर लें तो हम घर नहीं जाते। तो वो तो हमारी ईदें। और फिर इतनी सारी वहाँ पर कुर्बानियाँ, इतने सारे मसाइल, इतनी सारी मिजरीज़, तो हमें तो याद ही नहीं कि हमने ईद कब इंजॉय किया है 20, 25, 30 सालों तक। तो वो तो कोई इस तरह की कोई ऐसा माहौल नहीं था, कोई खुशी वाला माहौल। अच्छा, तो फैमिली को भी छोड़कर आए हुए हैं दुबई में? मेरे ख्याल नहीं, मेरी फैमिली तो यहाँ, जब इलेक्शन से पहले तो आ गई। मैं जब पहले आया था, जब 3 मार्च 2016 को, तो डेफिनेटली मैं छोड़ कर आया था। मुझे तो पता नहीं था कि हम कितनी देर के बाद हमने मारा जाना है। तो लेकिन 2018 के इलेक्शन से पहले जब मैं अपने साथियों को कह रहा था कि तुम अपने सारे घर वालों के साथ इस पार्टी में काम करो, तो फिर पहले अपने घर वालों को मैं लेकर आया यहाँ पर। मेरे घर वाले यहाँ हैं मेरे साथ, और हमेशा ईद पे आप घर वालों के साथ कुछ स्पेशल प्लानिंग आपकी, कुछ स्पेशल टाइम उनको देते हैं? नहीं, बस ईद पे ये कि सियासत नहीं, आज भी यहाँ अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं। जी हाँ। नहीं, हमारा तो देखिए, हमारा तो सारा ख़ानदान, हमारा हल्का अहबाब तो ये पार्टी और इसके लोग ही हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर अब वो घुटन वाला माहौल नहीं है, तो सब रिलैक्स होते हैं, फील फ्री है सारा मसला। और हमने कोई पाबंदी, नाइट ड्यूटियाँ यहाँ पर नहीं होती, सब अपने अपने घरों को जाते हैं। वहाँ तो भाई राउंड दी क्लॉक की ड्यूटियाँ होती थी। अच्छा, आपका टेलीफोनिक खिताब भी तो नहीं होता ना?
हमारा टेलीफोनिक खताब भी नहीं होता। ये भी एक वजह हो सकती है। तो हमने रखा नहीं है वाले निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, टेलीफोनिक खिताब से मुझे याद आया कि एक और आपको जहाँ पर ये ताने मिलते रहे हैं, एक ताना आपके लिए ये भी रहा है कि भाई ये टेलीफोन ऑपरेटर हैं और ये हमारा मुकाबला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये बात आपने भी सुनी होगी डेफिनेटली, हमारे पास भी सुनी। तो मैं चाहूँगा कि इसका जवाब जो है वो ज़रा आप एक फुल एंड फाइनल दे ही दें। नहीं, मैं तो 200 दफ़ा ये वाली बात जो है मैं ऐसे पहले कर चुका हूँ। देखिए, हम सब लोग जब MQM के वर्कर थे, मैं कोई पेड वहाँ पर कोई आदमी, तो हम सब लोग, मैंने तो जाके 90 पे झाड़ू भी लगाया है, मैंने गेट भी खोला। हम तो वर्कर थे भाई, हम तो दरियाँ भी बिछाते थे। और एक ज़माने में जो है मुझे उस टेलीफोन की भी जिम्मेदारी दी गई कि भाई यहाँ पर भी काम करना। तो हम तो वॉलंटियर थे जहाँ पे भी पार्टी 100% ऑफ कोर्स। कोई जो है वहाँ पर कोई पेड़ मिला, हमने तो 30 साल अपने लगाए, तो हर काम किया। हम तो झाड़ू दिया है हमने वहाँ पर। टेलीफोन ऑपरेटर क्या चीज़ होती है, तो झाड़ू दिया हमने वहाँ पे। हम तो वहाँ पर जो है वो झाड़ू लगाया करते थे, दरियाँ बिछाया करते थे, दरवाजे खोला करते थे, टेलीफोन जो है वो रिसीव किया करते थे। यस, इसमें तो मैं वॉलंटियर था। लेकिन भाई मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, मेरा MBA है यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से। मेरा जो है वो मैंने उसके बाद जॉब की है दुनिया के मल्टीनेशनल्स में, मैंने जॉब की है। मैंने जो है वो यहाँ जॉब की है। उसके बाद जो है वो मैंने उसके बाद ये इस पार्टी सेनेटरशिप छोड़ने के बाद भी, उसके बाद मैं जब गया हूँ तो मैं मेरे पास तो कोई हराम का जमा किया हुआ पैसा नहीं था कि मैंने बैलेंस अपनी प्रॉपर्टीज़ बना रखी हैं उसको जाके नहीं। मैं तो 1.5 से 2 महीने बगैर जॉब के नहीं रह सका। मुझे बच्चों को रोटी खिलानी है। तो मैंने तो जब 3 साल जब इस MQM छोड़कर गया तो मैंने तो 9 to 5 जॉब की है। सेनेटर होते हुए, एक्स मेयर होते हुए, वजीर होते हुए, एक्स में और MP होते हुए मैंने 9 to 5। तो ये मेरा प्राइड है, ये मेरा प्राइड है। तो जो लोग ये बात करते हैं ये उसका कोई भाई कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, नहीं काम छोटा भी नहीं, कोई सर पैर नहीं है उसका भाई। हमने तो जो है वो, मैं तो बता रहा हूँ, डिग्रेड करने के लिए बात की जाए। एग्जैक्टली। कोई जब कंटेंट आपके पास ना हो, कोई बात ना हो भाई, वो तो आज भी तो जितने लोग हैं सारे, कौन जो है वो डायरेक्ट इन ओहदों पर आए हैं, सब इसी तरह झाड़ू लगा कर नीचे से आए सारे। तो ये जो लोग MQM को जानते हैं उसमें उनको ये सारी चीज़ें पता है। तो इट वॉजंट अ पेड जॉब, इट वॉज अ वॉलंटियर जॉब फॉर ऑल काइंड ऑफ। और हम 30 साल तक सारे काम किए। तो इसमें ये मेरा प्राइड है। ऐसा ही है, दुरुस्त बात। अच्छा, इलेक्शन आप कब देख रहे हैं मुस्तफा, क्योंकि आपकी पार्टी इलेक्शन में इस मरतबा मुकाबला करने जा रही है और बहुत ही ज़्यादा आपने बताया कि बड़े जज्बे के साथ जा रहे हैं और आपके पास जवाब भी है ये कहने के लिए कि भाई आपने 3.5 साल इन्हें वोट देके क्या कर लिया। ये एक अच्छा आपके पास जवाब है। तो कब देख रहे हैं इलेक्शन, कब हो? मैं समझता हूँ कि शायद इलेक्शन तो नेक्स्ट ईयर ही, अर्ली नेक्स्ट ईयर होंगे शायद इलेक्शन, ये जो हालात लग रहे हैं। हाँ, लेकिन अगेन ये तो हमारा एनालिसिस। बल्दियाती फ्री एंड फेयर होंगे? वेल, पाकिस्तान में तो कुछ नहीं, जब हो जाएंगे तो हम कहेंगे फ्री एंड फेयर, लेकिन जब तक हो ना जाए तो उस वक्त तक, उससे पहले जो है वो ये कहना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, लेट्स से कि अगर ऐसी फिजा बन जाती है कि 2 या 3 महीने में इलेक्शन हो जाते हैं, क्या PSP तैयार है? हाँ, हम तो हर दिन, हमारे पास तो कोई डल मोमेंट ही नहीं है। हम हर हमारे पास तो ये राउंड द क्लॉक का काम है। हमें तो कोई नए तरह से तैयारी करनी, हम तो रोज़ाना लोगों में हैं, रोज़ाना हमारी एक्टिविटीज़ हैं। तो जब भी हो इलेक्शन हम तो तैयार हैं। आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है मुस्तफा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रांग है। टीम की वजह से तो सारा कुछ चल रहा है सारा। कहीं ऐसा ना हो कि सर जिस तरह PTI के काफ़ी सारे ऐसे थे कैंडिडेट जिनको वोट देने के बाद लोगों ने ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब आपको हम माफ़ नहीं करेंगे, आपकी वजह से हमने इनको वोट दिया है। आपकी टीम सर, क्योंकि टीम नई नहीं होगी, ऐसे फेसेस हैं, लेकिन माजरत के साथ इमरान खान साहब ने, माजरत के साथ हमारा बड़ा एहतराम है, लेकिन इमरान खान साहब ने एक UC भी नहीं चलाई थी। मुस्तफा कमाल दुनिया के 171 मुल्कों से बड़ा शहर है ये कराची। अग्रीड। और मसाइल से घिरा हुआ शहर, बिल्कुल। उसको अल्लाह ने हमसे, हमारे हाथों से चलवाया है, ये तजुर्बा दिया है, कोई शक नहीं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें पता, हमारे लिए सरप्राइज़ होगी कोई चीज़। हमने ये काम करके पहले दिखा चुके हैं लोगों। तो इंशाअल्लाह ताला आगे और अच्छा होगा। अच्छा मुस्तफा भाई, अब क्योंकि आपका भी जो है वो बहुत बड़ा कीमती है, ईद पे आपके भी बहुत ज़्यादा जो है वो मिलने लोग आए हुए होते हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी रश है। जाने से पहले जान की अमान पाऊँ तो ईदी मांग सकती? नहीं बिल्कुल, क्योंकि इसे भाई लिफाफा सहाफ़ी जो है वो लोग मशहूर करते थे, ऐसा नहीं है, बड़ों से ईदी मांगनी चाहिए। और आप हमारे बड़े कराची आपने पूरा चलाया, हमारा शहर है, हम वाकई आपके कहने के बाद से ओन किया हमने भी बराबरी के साथ।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईद के हमारी दिन दुआएं आपने आपके वक्त दिया। साथ। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। Thank अल्लाह you. पाक अगर आपकी नीयत Thank you. साफ है, आप लोगों को अल्लाह भी ईद पाक मुबारक आपको जी, आसान बहुत करे। ईद मुबारक। खैर मुबारक। हमारी नाज़रीन आपको देख रहे हैं, अगर जाते हुए ईद के मौके पर बल कोई मैं पैगाम- सिर्फ ये कहूँगा कि जो है वो आसमानों से फरिश्तों के उतरने का इंतज़ार ना कीजिए, अपना हिस्सा डालिए। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो अगर आपका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है और आप अपना हिस्सा नहीं डालेंगे तो फिर कोई 2 नंबर, कोई झूठा, कोई फरेबी, कोई करप्ट आदमी आएगा। और फिर अगर वो आएगा तो उसके कसूरवार वो सिर्फ नहीं है, आपसे भी उसका हिसाब अल्लाह ताला इस दुनिया में भी लेगा और आखिरत में भी लेगा। तो अपना हिस्सा ज़रूर, अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जो वो अपनी फ़िक्र करने के लिए नहीं, इस माशरे को सही करने के लिए ही भेजा है। माशरे में अगर कोई जुल्म है, ज़्यादती है, तो जालिम से वो जुल्म करने वाला नहीं, वो सारे तमाम खामोश तबका जो कि उस खामोशी से उस जुल्म को सह रहा है, वो भी जुल्म का साथी, जालिम का साथी है। तो जालिम के साथी ना बने, अपना हिस्सा डालें। सही और गलत में तमीज़ करने के लिए अब बहुत चीज़ें आया हो गई हैं, और मैं समझता हूँ कि इस शहर और इस अर्बन सेंटर का पाक ज़मीन पार्टी के अलावा कोई और किसी के पास ऑप्शन नहीं है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा पॉजिटिव मैसेज, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक। अपकमिंग इलेक्शंस के लिए पूरी तैयारी, अपनी टीम के हवाले से काफ़ी पुरुम्मीद नज़र आ रहे थे कि उनकी टीम जीतेगी और डिलीवर करेगी। यकीनन जो बातें उनकी हैं अगर वो सारी सच हो जाएं तो हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है फ़हीम कि पाकिस्तान इसी राह पर चले और तरक्की करे। अल्लाह करे जी। हमारी ख्वाहिश भी यही है, हमारी दुआ भी यही है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मनाजिल जिन पर वो चल रहा है एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाए कि जहां पाकिस्तानी पासपोर्ट की भी वैल्यू हो, पाकिस्तानी इदारों की भी वैल्यू हो, जिनके नंबर जो हैं वो 128 130 पर आए हुए हैं। अल्लाह करे कि वो भी ऊपर जाए। फिलहाल एक अच्छे मैसेज के साथ जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी हमें मिला है कि पॉजिटिव सोच रखें, ऑप्टिमिस्टिक रखें। इसी सोच के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुनिया बोल है में फ़िलहाल वक्त हुआ है। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट फ़हीम खान, और आपको बताया चलें कि आज हम दुनिया बोल है के स्टूडियो में मौजूद नहीं है, बल्कि ईद के इस पुरमसरत मौके पर सबसे पहले तो मेरी जानिब से, दुनिया बोल है की टीम की जानिब से, बोल न्यूज़ की जानिब से और बोल एंटरटेनमेंट बल्कि बोल नेटवर्क की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक हो। जहाँ हम मौजूद हैं, इस जगह का नाम है नाज़रीन फिक्सिट फैमिली होम्स। जी हाँ, फिक्सिट का नाम सुन के हमेशा आपके जहन में आया होगा कि भाई ये तो कोई गुमशुदा गटर के ढक्कन तलाश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कचरे के डब्बे उठाकर CM हाउस के सामने फेंकने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि ऐसा है नहीं। बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक और बहुत ही अहम काम सरअंजाम देती है अपने दीगर कामों के साथ, और वो ये है कि यतीम बच्चों की किफ़ालत के लिए ये फिक्सिट फैमिली होम जो है बनाया गया है। यहाँ पर कितने बच्चे हैं, किस तरह से ये इदारा चलता है, ये तो हम इसके बानी जो हैं आलमगीर साहब, उनसे अभी थोड़ी देर में आपकी गुफ्तगू भी करवाएंगे और उन्हीं से ये बात पूछेंगे। फ़िलहाल आपको ये बताता चलूँ कि एक हदीस का कमोबेश मफहूम ये है कि जिसने यतीम बच्चे की कफ़ालत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने यतीम बच्चे की कफ़ालत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। और कुछ रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे 2 उंगलियां सहाबा कराम के सामने करके फरमाया कि इस तरह वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो बड़ा ही एक अहम काम है दीन के लिए भी, दुनिया के लिए भी, जो कि ये कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये इदारा चलता है और बात करते हैं आलमगीर खान साहब से। नाज़रीन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम मौजूद हैं फिक्सिट होम्स में, और आपको ये बताते चलें कि कौन है ये आलमगीर आखिर। 2016 में एक तहरीक शुरू हुई, और तहरीक भी बड़ी ज़बरदस्त थी। ऐसी तहरीक के बारे में कभी किसी ने ना सोचा था ना सुना था कि जी कराची शहर के जितने भी गटर हैं उनके गायब शुदा ढक्कन कहाँ जा रहे हैं। यहाँ से ये तहरीक शुरू हुई, और फिर मेरे ख्याल में शायद इन्होंने भी ये बात नहीं सोची होगी कि ये ऐवानों में बैठकर पूरे अपने हलके की, शहर की, सूबे की और मुल्क की जो है वो नुमाइंदगी करेंगे। और यहाँ फिक्सिट होम में जो बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस शख्स की वजह से ये गुलदस्ता सजा हुआ है, आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आलमगीर साहब हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम आलमगीर भाई, और ईद मुबारक। जी वालेकुम सलाम, खैर मुबारक सर। ईद पे क्या मसरूफियात रहती हैं वैसे? अच्छा, ये गुज़िश्ता दिनों में जो है वो एक हादसे में आलमगीर साहब के वालिद की भी जो है वो शहादत हुई है, तो वो भी एक अफसोस दे जो है वो अमल रहा। तो ये पहला ही साल होगा
उनके बगैर आपकी ईद का? देखिए यकीनन उनकी कमी तो वो हर वक्त हर लम्हा ही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझसे बाकी मेरे जो भाई बहन हैं हमसे बहुत ज़्यादा वो दोस्तों की तरह थे। हर घंटे 2 घंटे बाद उनकी कॉल आती थी और वो पूछते थे कहाँ हो, कब, हर चीज़ का वो मालूमात लेते थे। तो वो कमी तो खैर अब पता नहीं, अल्लाह ही से हम उसके सब्र मांगते हैं। ईद में हमारी चूँकि यहाँ पे जॉइंट फैमिली है, रिश्तेदार करीब करीब रहते हैं, और तो वो एक दिन पहले से सारी इंक्वायरी शुरू हो जाती और फिर उस दिन जिसके घर सबसे बेहतरीन डिश होती उनके घर जाते। हाँ, बड़ी ईद पे जो कुर्बानी वाली ईद होती उसमें चूँकि सफाई वफाई का अमल होता तो सारी फिक्सेड हमारी निकली होती, हम मोबिलाइज करते लोगों को, तो वो घर पे कभी नहीं गुजरी। खाले जमा किए कभी फिक्सेड में? नहीं, खाले नहीं जमा की। कोई दे जाता, कोई डोनेट कर जाता हमारी इस कॉज के लिए, लोग खुद हमारे दफातर पे दे जाते, वो दे जाते। सर ये रमज़ान तो बड़ा सियासी गुजरा आपका। बेशक इसमें तो बड़ा एक्टिविटी रही, ये जलसे जुलूस रैलियाँ, बिल्कुल। तो पता ही नहीं चला कैसे दिन गुजरे। बस ये एहतिकाफ वाला रमज़ान जो है वो आप लोगों ने इस मरतबा जलसों में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में गुजार दिया। हमारे लिए तो जिहाद है ये। पूरी कौम आज खड़ी है खुददारी पर, और बेगर्स आर नॉट चूजर्स वालों को खुला पैगाम है कि हम आपको तस्लीम नहीं करते। एब्सोल्युटली नॉट जो है वो बेगर्स कांट चूज़र के पास भी चला गया। बिल्कुल ऐसी है। जो फिक्सेड होम्स बनाया है, ये सोचा कब था आपने? क्योंकि आपकी तंजीम जो है वो बड़ी एग्रेसिव जो है वो काम करती है, तो इस तरह की सोच आपके पास कब? अब पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप फैमिली होम पर आए और इस कॉज को आप दुनिया को दिखाने में हमारी मदद कर रहे हैं। ये हमने 2016 में एक ख़बर आई थी न्यूज़ चैनल पे कि 3 बच्चे औरंगी टाउन में कचरे के ढेर पर सोए हुए पाए गए और उनको एक मकामी थाने में ले जाया गया। हम गए उधर, हमने गवर्नमेंट से सवाल किया कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, इनके लिए कुछ करें, आपके पास बैतुल माल के इदारे हैं वगैरह, लेकिन कुछ नहीं किया गया। उल्टा हमें उनसे मिलने नहीं दिया गया, थाने को बंद कर दिया गया, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उनकी साख्त मुतासिर होती, जाहिर सी बात। तो फिर हमने तय किया कि अब हम खुद इनिशिएटिव लेंगे, हम खुद अपनी एक ऐसी फैसिलिटी बनाएंगे जहां इन बच्चों को अपनाया जाएगा। पाकिस्तान में बदकिस्मती से 42 लाख यतीम बच्चे हैं, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है। 12 से 13 लाख बच्चे सड़कों पर हैं। इनको कौन अपनाएगा, इनको कौन छत फराम करेगा? अच्छा, सिर्फ छत फराम करना भी ज़रूरी नहीं, सिर्फ 2 वक्त का खाना देना भी ज़रूरी नहीं, इनको वो लिविंग स्टैंडर्ड्स दें जो मेरे और आपके हैं। इस फैमिली होम से ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर पैदा करेंगे जो इस माशरे में कंट्रीब्यूट करें, ना कि इस माशरे पर बोझ बने। कौन से साल में जो है बाकायदा आपने इसका आगाज़ कर दिया था फैमिली होम? हमने इसकी कंस्ट्रक्शन 2017 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, उसमें कोई साल लगा, और तकरीबन 2018 में कोविड के दौरान जो है इसको हमने फंक्शनल किया। तो अभी तकरीबन 1.5 साल होने को है। यहाँ हमारे पास 28 बच्चे हैं इस वक्त, और आप देख सकते हैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह एक प्राइवेट स्कूल में जाते, वहाँ पढ़ाई करते, इनके यहाँ ट्यूशन होती, यहाँ टीचर्स आते, प्राइवेट टीचर, और साथ ही कारी साहब होते, 5 वक्त ये नमाज़ पढ़ते, इनके सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक टाइम, रिफ़्रेशमेंट टाइम और रात को डिनर, पूरे दिन का एक स्केजुअल होता है इनको। और यहाँ एक ग्राउंड अवेलेबल है जहाँ इनकी फ़िटनेस की एक्टिविटीज़ वगैरह होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने ख्वाब देखा था, अल्लाह ने वो हमारी मदद की। इन बच्चों को हम बेहतरीन ज़िंदगी दे रहे हैं अगेन, ताकि ये माशरे में कोई किरदार बने, इनकी किरदार पर काम किया जा रहा है, इनकी पहचान बनाने के लिए जो है वो काम किया जा रहा है, ना कि ये तस्वीरें खिंचवाने वाली जो है वो यकीनन चैरिटी नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कम लोगों को शायद ये बात मालूम हो कि फिक्सेड होम्स जो है वो एग्जिस्ट भी कर रहा है। आजकल चैरिटी जो है वो सेल्फी से शुरू करते और पोस्टर पे, बैनर पे ले जाके ख़त्म कर देते हैं, ये उनकी चैरिटी होती है। पर ये अच्छी बात है कि आपने इसकी उस लेवल पे जो है वो तशरीह नहीं, हम इसकी पब्लिसिटी करते हैं, लेकिन देखें हमारे पास चूँकि फंड्स की कमी है, हमारे पास वो मार्केटिंग बजट नहीं है जो बड़ी बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के पास था, हम सोशल मीडिया पर ही कर पाते। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए हम 3 तलवार पे खड़े हुए, पूरा एक रमज़ान वहाँ
हमने वहाँ पे गाड़ी गाड़ी से चंदा कलेक्ट किया और एदी साहब से हमने ये इंस्पिरेशन ली थी। वो सड़क पर खड़े होते बैठते और पूरी दुनिया आती उनको फंड्स देने के लिए। याद रहे इस एक बच्चे पे हमारा 16,000 रुपये माहाना खर्चा आता। अच्छा। और ये ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पॉन्सर करते हैं इनको। तो हम सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोस बनाते, पिक्चर्स अपलोड करते और वो हमारी मजबूरी होती कि जो लोग हमें फ़ंड करते उनको हम आगाह करते कि आपका फंड्स कहाँ कब कैसे लगे और मज़ीद डोनर्स को एंगेज करने के लिए सोशल मीडिया का अच्छा, सहारा कोई लेते। अगर आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन को, आपके इस मिशन में फंड करना चाहे तो उसका तरीका क्या है? हमारा फिक्सेड ट्रस्ट का अकाउंट है। अच्छा। वो हम अपने जो सोशल मीडिया पे फेसबुक पर पेजेस हैं उस पर शेयर करते। बल्कि मैं चाहता हूँ कि जो भी डोनर है वो पहले विज़िट करे, यहाँ आए, यहाँ देखे क्या फैसिलिटी है, कैसे इन बच्चों की देखभाल की जा रही है, उसके बाद फंड करें। बिल्कुल, अभी बल्कि हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे भी कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है, आपके साथ टूर भी करेंगे यहाँ का। आलमगीर साहब, वो इनकलाबी आलमगीर कहाँ चला गया जिससे सिंध हुकूमत जो है वो परेशान थी? ये MNA की ये जो वेस्ट कोट पहनने के बाद वो इनकलाबी कहाँ चला गया? देखें यहाँ होता क्या है पाकिस्तानियों में, एक तो हम जज्बाती कौम है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा ये है कि हमें 3 घंटे की जो फिल्म होती है ना, हम कहते हैं बस 3 घंटे में फिल्म में एक्शन हो, क्लाइमैक्स हो, सब बस ख़त्म हो जाए। बिल्कुल हैप्पी एंडिंग, ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। ये स्ट्रगल आज भी जारी है। मेरी पूरी ज़िंदगी मैं समझता हूँ कि ये फिक्सेड सिर्फ वो इन एक सर्टेन पीरियड या एक सर्टेन वक्त के लिए नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी है। मैं रुका नहीं हूँ, मेरी वो तहरीक फिक्सेड आज भी जारी है। वो इनकलाबी जो आप कह रहे हैं वो कैंपेन्स मज़ीद आपको देखने को मिलेगी। पूरी ज़िंदगी इनकलाब है। मेरे नताइज आपके हर सवाल का जवाब देंगे। अभी बहुत चीज़ें, अभी पिक्चर बहुत लंबी है। अच्छा, वो सब जारी है। मैं ना घर पे बैठा हूँ, ना थका हूँ, ना मैं अपने मकसद से हटा हूँ। ना ये हुआ कि मैंने अपनी ज़ात को कोई फ़ायदा पहुँचाया, कोई पैसे बनाए, करप्शन की या किसी और चीज़ में लग गया। उसी कैंपेन खिदमत के जज्बे से बैठा हूँ, लगा हुआ हूँ, सड़कों पर होता हूँ। MNA होते हुए मैं क्लेम करता हूँ मुझसे ज़्यादा एक्टिव MNA पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा पब्लिक इंगेजमेंट किसी की नहीं। और जो हमने काम किए हल्के में, जिस तरह सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को आगाह किया, वो भी तारीखी रहा। कराची वालों का गिला जो है वो कब दूर होगा? मतलब कराची वालों को एक तरीके से आप बताते हैं कि 18वीं तरमीम आ गई है, हम कुछ नहीं कर सकते, फिर कराची किस लिए सपोर्ट करेगा? देखिए, कराची वालों का गिला तो तब दूर होगा अगर आप कहना कि वो कैसे मुतमईन होंगे जिस दिन सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी फारिग होगी। क्योंकि बदकिस्मती से इदारे, वसाइल, फंड सब इनके पास होते। सारे कराची में बल्दियाती मसाइल में हम फंस के रह गए। यहाँ मैं MNA था 3.5 साल में, मेरे पास कोई नहीं आया कि आप हेल्थ पे काम करें, आप कौमी असम्बली में एजुकेशन पॉलिसी बनाएं, फॉरेन पॉलिसी पे बात करें। इन बल्दियाती मसाइल से जो सारे वसाइल या इदारे जुड़े हैं वो सूबे के पास है। लेकिन उसके बावजूद जो PTI ने काम किया, मैं बहुत ही मुख्तसर आपको बताऊं, इन 3.5 साल में मेगा प्रोजेक्ट्स की मद में K4 का आगाज़ किया। कराची सर्कुलर रेलवे पे काम शुरू हुआ है, FW उस पर काम कर रहे हैं। 3 बड़े नाले, महमूदाबाद, गुज्जर नाला, औरंगी नाला, उस पर काम तकरीबन आखिरी मराइल में 35 अरब रुपए से इन 3 नालों की सफाई की गई। इर्द गिर्द सड़कें बनाई। और इसके अलावा एक फ्रेट कॉरिडोर KPT से पोर्ट कासिम तक, उस पर काम शुरू हुआ है। रेलवे उस पर काम कर रही है जिससे कंटेनर्स वगैरह सब शहर से बाहर ही निकल जाएंगे, शहर का ट्रैफिक मुतासिर नहीं होगा काम। और ग्रीन लाइन का मंसूबा, और ये भी सूबे का काम था। ऑपरेशन सूबे ने करनी थी, उन्होंने नहीं की, हमें करना पड़ा। 50 फायर टेंडर वज़ीर आज़म ने दिए। ये सब वो काम है। अच्छा, मज़ाहिया बात ये कि यही पीपल्स पार्टी के वज़रा यहाँ कराची में वो हमसे सवाल कर रहे होते, भाई वो आपने BRT का क्या किया, KCR। यार तुम 14 साल से बैठे हो, इतनी तो शर्म करो, कम से कम बोलो तो नहीं ना, कम से कम खामोशी तो इख्तियार कर लो शर्म में। फाइनली हमारे जो अभी करंट PM है उन्हें दामीर बादशाह डैम मिल गया है। इससे पहले उन्हें मिल नहीं रहा था, अभी उन्हें मिल गया है, उन्होंने विजिट भी कर लिया है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में उनको ईद मुबारक तो कहना बनता है। अभी तो पता नहीं क्या क्या उनको मिलेगा, क्या क्या फीते वो काटेंगे।
अब मुझे बताइए कि यहाँ पर माशाल्लाह से 28 बच्चे हैं, आपका यहाँ पर कितना फ्रीक्वेंटली, आपके पास वक्त तो इतना होता नहीं, तो क्या बैकअप क्या है आपका, यहाँ पर आना ज़रूरी है या कोई टीम जो है वो चल रही है यहाँ? इसमें ऐसा है कि यहाँ पे तो अपनी इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है जो इसको लुक आफ्टर करती है, और उसमें हमारे फिक्सड के ही नौजवान हैं जो यहाँ पर उसको बाकायदा टाइम देते, तो प्रॉपर एक सेटअप है। मैं कराची जब होता तो हफ्ते में 1 या 2 विज़िट लाजमी करता, और अभी हमने पेशावर में भी अल्हम्दुलिल्लाह उधर सेटअप किया है, और वहाँ 5 बच्चे आ गए हैं, कोई महीना हुआ है, तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से पूरे पाकिस्तान में इसका जाल बिछाएंगे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बच्चे जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पर आगे आपने पिच भी बनाई हुई है, तो ये मतलब फुटबॉल अलाउ नहीं है, सिर्फ क्रिकेट ही खेलेंगे, कप्तान की वजह से है या बच्चों को शौक है? नहीं, हकीकत ये क्रिकेट का शौक मुझे खुद है। अच्छा, बच्चे ज़्यादातर फुटबॉल के शौकीन हैं, वो फुटबॉल खेलते हैं। वो पिच मैं चूँकि मैं खुद शौक रखता हूँ तो इसलिए वो पिच बनी है। ईद के मौके पर आप इत्तेहादियों को तो बड़े अच्छे पैगाम देते हैं, और हुकूमत में जो है उन्हें ईद के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ उनको ये कहूँगा कि ये आखिरी ईद आप अपनी वजारतों में, हुकूमत में मना लें। इंशाल्लाह जल्द आपका बोरिया बिस्तरा गोल होगा और इलेक्शंस की तरफ हम जाएंगे, मैदान सजेगा, मुकाबला करेंगे, अवाम लेकर आएगी, साजिशों से कोई नहीं आ सकता। अवाम बाखबर है, अवाम जानती है, साजिश कामयाब होने नहीं देंगे। अब मेरे ख्याल में नाज़रीन हमें जो है वो फिक्स्ड होम का विजिट अगर आप करवाना चाहें सर मुनासिब रहे तो हम मेरे लिए चाहेंगे कि ऑनर आप है कि आप आएँ, बच्चों के साथ घूमें फिरें, थोड़ी सी उनके साथ जो है वो गपशप लगे। आइए जी, तो इस वक्त हम जी फिक्स्ड होम्स की फैसिलिटीज़ जो है वो देख रहे हैं। आलमगीर साहब हमारे साथ हैं, और ये कौन सी जगह है? ये बच्चों का रूम है जहाँ ये आते सोते, इनके यहाँ कबर्ड मौजूद हैं, साथ अटैच वॉशरूम है, तो यहाँ पे इनको पॉइंट्स दिए जाते सफाई सुथराई पर, इनके कबर्ड का देखा जाता, मॉनिटरिंग की जाती, कौन सबसे ज़्यादा बेहतर है सफाई वगैरह में, और महीने के आखिर में उनको गिफ्ट भी दिया जाता। तो इसमें आप देख सकते हैं 2-2 बच्चों की गुंजाइश है। इसी तरह 3 रूम्स हैं इस वक्त हमारे पास जो ऑपरेशनल हैं। हर रूम में एसी मौजूद है, हर रूम में कैमरा मौजूद है मॉनिटरिंग के लिए। तो ये इन बच्चों का ध्यान रखने के लिए अगेन सिर्फ वही एक कोशिश जो बार बार मैं कहता हूँ, बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड्स देना। मैंने बाहर आते हुए देखा माशाल्लाह बहुत सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो वो भी बता दीजिए। हाँ, वो सोलर पैनल इसीलिए लगाए कि एक टाइम कॉस्ट हो हमारी, और जो माहाना अखराजात होते हैं उससे हम बच सकें। कुछ बच्चे जो हैं वो शायद छोटे होंगे, वो स्कूल नहीं जा रहे होंगे, ये सारे 28 के 28? कुछ बच्चे देखें हमारे यहाँ 4 साल से 12 साल के दरमियान के बच्चे हैं सारे, और उससे ऊपर या उससे नीचे हम नहीं करते। पहले इनको स्कूल जाने के काबिल बनाते, मुख्तलिफ उस पर काम होता, और फिर स्कूल में एडमिशन करवाओ। हमें आपसे ये भी सवाल पूछना था आलमगीर साहब ने, आप चूज़ कैसे कर रहे हैं, सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं? कोई छोड़ के जा रहा है या इन बच्चों के रिश्तेदार, इनके जानने वाले, या अगर कोई सिंगल पेरेंट है वो हमसे रब्ता करते हैं, और फिर हम पूरी वहाँ पे मकामी थाने से और वहाँ के आसपास पड़ोस से मालूमात लेते, जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है वो पूरी करते, फिर इन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। ज़बरदस्त। आओ बेटा, कौन सा बैग है तुम्हारा, जल्दी से बताओ हमें। पहले तो इधर आओ, अपना नाम बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर। आमिर। मोहम्मद आमिर, ये कौन है अंकल? ये हमारे सर आलमगीर भाई। आलमगीर भाई, ये आपको जो है वो गुस्सा तो नहीं करते? नहीं। ये मैं ज़रा अंदर की खबरें ले रहा हूँ, ठीक है ना? गुस्सा तो नहीं करते? जी नहीं। डांटते तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्रिकेट खेलते हैं आपके साथ? जी हाँ। अरे वाह, ज़बरदस्त, सारी बातें सही साबित हो गई। चलो बैग दिखाओ तुम्हारा कौन सा है, हमें ये चेक करना है तुम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो और क्या पढ़ रहे हो। इस्लामियात, माशाल्लाह ज़बरदस्त। कौन सी क्लास में? 4 क्लास में हो। चलो आप ईद सेलिब्रेट करो, अभी हमारे पास भी कुछ गिफ्ट्स हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है? ईद मुबारक। खैर मुबारक। ज़बरदस्त। आए जी, बाकी जो है वो देखते हैं फैसिलिटीज़। अच्छा जी आलमगीर साहब, ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा जो है वो एक टाइम टेबल आपने बनाया हुआ है, ये फॉलो होता है? ये डेली फॉलो होता है, इस पर ये पाबंद रहते हैं। आप देख सकते हैं फजर से लेके रात इशा की नमाज और फिर उसके बाद बेड टाइम, ये पूरा फॉलो होता है। यहाँ की इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि इसको मेंटेन रखें। आजकल इंटरनेट वगैरह का भी दौर है, तो उसके लिए कोई लैब आपके पास? देखिए हाँ, यहाँ कंप्यूटर क्लासेस भी होती, उसका एक टीचर आता, इंस्ट्रक्टर आता, इनको पढ़ाता। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी कोशिश ये है, जिसमें हम अभी थोड़ा सा वीक भी हैं, कि कैसे इनको इंटरनेट मोबाइल टेक्नोलॉजी से जो है इनकी हमायंगी करें। और क्योंकि दौर अब उसका है
आप जितना पढ़ा लें, जितना आप इनको दुनिया दिखा लें, जब तक टेक्नोलॉजी से इनकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, फ़ायदा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आए ज़रा लैब देखते हैं जहाँ पर कंप्यूटर्स हैं। जी, तो ये हम क्लासरूम में आ गए हैं और बड़ी ज़बरदस्त बच्चों के हिसाब से क्लास बनी हुई है ये। हाँ, यहाँ इनकी ट्यूशन वगैरह होती, यहाँ ये साथ छोटी सी लाइब्रेरी है। कुछ स्टूडेंट्स थे एक यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ख़ुद से किताबें वगैरह डोनेट की, लाइब्रेरी सेटअप डाला, और ये साथ कंप्यूटर मौजूद है, कंप्यूटर क्लासेस वगैरह होती। यहाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ है, मूवीज़ वगैरह, कार्टून वगैरह, ये हफ्ते में 1 या 2 बार इनका टाइम फिक्स है। बेटा क्या नाम है आपका? हसन। हसन, क्या पढ़ रहे हो? कंप्यूटर। कंप्यूटर। तो ये लिखी हुई है मशीन के बारे में कुछ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं बताओ? मशीन के बारे में, कंप्यूटर कैसे चलता है, कंप्यूटर के मेन पार्ट कौन से। आपको कंप्यूटर चलाने का शौक है? जी। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? क्रिकेटर। ए माशाल्लाह, ये कप्तान का जादू छाया हुआ है हर जगह। आलमगीर साहब, मैं देख रहा हूँ ये भी क्रिकेटर बनना चाहते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? मोहसिन। मोहसिन, आप तो उर्दू पढ़ रहे हो, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपको उर्दू अदब में दिलचस्पी है? जी। क्या पसंद है आपको पढ़ना? कहानियाँ? जी। कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगती है? सब अच्छी लगती हैं। और आप क्या बनोगे बड़े होगे? साइंसदान। साइंसदान? अरे वाह, क्या कुछ सोचा है, क्या इन्वेंट करना है, क्या इजाद करना है? अभी नहीं सोचा, बड़ा कर सोच लूँगा। अभी नहीं सोचा आपने? माशाल्लाह। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है, बच्चों के अंदर ये शऊर मौजूद है कि उन्हें बनना क्या है। ये एक यानी एहसास कमतरी का शिकार नहीं हो रहे हैं ये बच्चे यहाँ पर, ये बड़े खुद मुख्तार बच्चे जो हैं वो साबित हो रहे हैं। और अब मैं आलमगीर भाई से पूछूंगा कि ये जो बनना चाह रहे हैं बच्चे, इसमें किस तरीके से सपोर्ट जो है वो इनका इदारा करेगा? देखें, इनको यकीनन हमने एक तो इस काबिल बनाना है कि कल कोई जिस प्रोफेशन में इनकी स्किल्स होंगी, उस प्रोफेशन के काबिल हम इनको बनाएंगे। और फिर एक वक्त आएगा कि यहाँ से ऑब्वियसली ये जाएंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन हम इनको तैयार कर चुके होंगे उसके लिए। जिसमें जो स्किल होगी, जो ख्वाहिश होगी, हम पूरा बैक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी चीज़ ये, अभी आप इनको इंटरव्यू कर रहे थे, कि कॉन्फिडेंस आया इनमें, ये जवाब दे सकते। वरना ये जब शुरू में आते, ये इतना हिचकिचाते, जवाब नहीं दे पाते। कुछ बच्चों को उर्दू सही से नहीं आती क्योंकि वो एक इंटीरियर और हमारे देहात बैकग्राउंड से आते। तो ये सब चीज़ें वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इनमें डेवलपमेंट आई है। चले जी, ज़बरदस्त। थोड़ा सा बच्चों के साथ जो है वो क्रिकेट एक ओवर हो जाए। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। आइए फिर आ जाए। मेरे ख्याल में वो आपकी जो ऑर्गेनिक फैसिलिटीज़ लगी हुई थी सब्ज़ी की, एक नज़र उसकी तरफ भी डालते हैं। अच्छा जी, ये इन्होंने एक छोटा सा जो है वो सेटअप लगाया हुआ है माशाल्लाह से। एक बड़ी अच्छी बात है कि ये जब परवान चढ़ेगा तो आप ये ज़रा कैमरा उस तरफ करके ज़रा दिखा भी दें कि इसकी फ्लोरिंग भी जो है वो हो रही है अभी। यानी इनका प्लान जो है वो फुल फ्लैश चल रहा है कि आगे और मज़ीद बच्चों को अकोमोडेट कर सकते। अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया है, अब बग़ैर बिल्कुल स्क्रैच से, ज़ीरो से शुरू किया था। लोगों ने मजाक भी उड़ाया, तनकीद भी की, तोहमतें लगाई, और लेकिन मैं हमेशा जिस तरह आपको पहले कहा कि नताइज जवाब देंगे। आप हमारे अमल पे सवाल कर सकते, शक कर सकते, मैं अपने नताइज से हर शक का जवाब दूंगा। क्या आप भी कप्तान की इस लेगेसी को फॉलो करेंगे कि हमें कुछ भी नहीं खिलाएंगे या चाय बिस्किट पे ही गुजारा करवाएंगे हमारा, या ऑफिस चलें कुछ ईद के मौके पे कुछ हो जाए? नहीं, आज तो पूरी सेलिब्रेशन है, यहाँ खाने का एहतमाम भी किया जाता और मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती, कुछ लोग आकर दे जाते, कुछ हम खुद यहाँ अपने किचन में पकाते। तो पूरा आपको यहाँ पे आज चुके ईद का दिन है। वैसे भी जो हमारे खाने का टाइम होता उसमें हम अपने मेहमानों का भरपूर ख्याल रखते, लेकिन मैं ये बता दूं कि वो जो ख्याल रखते वो हमारी अपनी जेब से होता, इधर के राशन से नहीं होता। ज़बरदस्त। चलें फिर ऑफिस का रुख करते हैं नाजरीन, कुछ खा लिया जाए।
अच्छा जी नाजरीन, अब हम यहाँ से जो है वो विदा लेंगे। आलमगीर साहब से ज़ाहिर है इनका भी बड़ा टफ स्केड्यूल है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि जिस घर में सबसे अच्छा खाना बना हुआ होता है रिश्तेदार के यहाँ, वहाँ इन्हें जाना होगा। अभी ये पिक एंड चूज़ कर चुके हैं, तो एक मरतबा फिर इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आपसे ये गुजारिश है कि आप में से जो भी यहाँ विज़िट करना चाहे वो इस वीडियो के नीचे लिंक भी जो है वो शेयर कर देंगे आलमगीर साहब अपने पेज पे, और लोकेशन भी, तो खुद विज़िट करें इस फैसिलिटी पे। जब आप मुतमईन हो, आपका दिल करे, आपको लगे कि हाँ जी अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर आके लगा है कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। अगर आपको लगे तो प्लीज़ डोनेट कीजिए। और आलमगीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी बोल की टीम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इस मौके पे, ईद के दिन बड़ा स्पेशल है, आपकी भी फैमिली वेट कर रही होगी, कैमरामैन, ये सबकी फैमिलीज़ वेट कर रही होंगी। आप यहाँ आए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, मेरे लिए बड़ा मायने रखता है। और सबसे अहम ये कि हमारी कॉज को आपकी वजह से फ़ायदा होगा, आपकी वजह से इस ये जो फैमिली होम है मज़ीद बढ़ेगा इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, कुछ गिफ्ट्स लेकर आए हैं हम बच्चों के लिए। माशाल्लाह से बच्चे जो हैं वो ये डेयर की जानिब से ये गिफ्ट्स हैं। मैं चाहूँगा कि ये आप ही अपने हाथ से अगर इसे शेयर करेंगे, इन्हें देंगे तो इन्हें ज़्यादा खुशी मिलेगी। बहुत शुक्रिया बेटा, आ जाओ। ये आप लोगों ने सबने शेयर करना है, ठीक है? और ईद मुबारक कहते हुए जाना है सबने। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, वेरी गुड, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक। रोज़ा रखा था या वैसे ही ईद हो गई? जल्दी जल्दी आते रहो। ये लोग ईद मुबारक, जल्दी 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 जल्दी, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अच्छा, बाकी बच्चों के गिफ्ट्स हम वहाँ पर रख देते हैं, वो भी उन्हें मिल जाएंगे। दूसरा, कोक की जानिब से जी कुछ कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो बच्चों के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद हुई हुई है, तो ये भी जो है ये इनको ये सबको शेयर करेंगे सब में। और वहाँ बहुत सारी रखी हुई हैं और ड्रिंक्स भी सबके लिए, ठीक है? वो आप बांटिएगा। एक मरतबा फिर आलमगीर साहब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। तमाम बच्चों को ईद मुबारक, ईद मुबारक, ठीक है? अंकल डांटे हमें बता देना, ठीक है? ऐसा होगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आलमगीर साहब माशाल्लाह से बहुत प्यार करते हैं बच्चों से भी, और कॉज के लिए जो है वो काम करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर आपको दिली ईद मुबारक। थैंक यू, खैर मुबारक। थैंक यू सो मच जी। नाजरीन, आज हम फिक्स इट होम पे मौजूद, और बहुत ही ज़बरदस्त हमने जो है वो दिन यहाँ पर गुजारा है। ईद के दिन उन बच्चों के साथ जिनके सर पर वालिदैन का साया नहीं है। यकीन कीजिए, अगर आपकी खुद औलाद है तो एक बार, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक के ऐसा वक्त आपकी औलाद को देखना पड़े, लेकिन 1% अगर उस बारे में आप सोचें तो आपको इन बच्चों के दर्द का, इनके गम का, इनके दुख का एहसास होगा। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें क्रिटिसाइज़ ना करें, उनके काम को देखें। अगर आपको लगे कि वो अच्छा काम है उसमें पार्टिसिपेट करें, और उन्हें एक काम करने दें, उन्हें ना टोकें। यही एदी साहब के साथ भी हुआ। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्हें भी बड़ा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ा, यकीनन इन्हें भी करना पड़ेगा, लेकिन आप खुद आए, देखें। और ईद की इन खुशियों में भी ये शख्स यहाँ मौजूद है और हम यहाँ पर मौजूद हैं दुनिया बोल है में। मुझे फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। एक मरतबा फिर ईद मुबारक। दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है ईद स्पेशल, और हमारा फेवरेट सेगमेंट डालडा का दस्तरखान का टाइम हो चुका है। और आज भी हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी, और साथ साथ आज मेरी बहुत अच्छी दोस्त, हम सब की जानी पहचानी सहरिश हमारे साथ है। पूरा रमज़ान ही मेरे साथ रही है, बहुत कुछ सिखाया भी है इनको मैं। तो सहरिश, वेलकम एंड ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। और देखिए, मैंने ईद वाले दिन भी नहीं छोड़ा। नहीं, मैंने इनको नहीं छोड़ा, मैंने पकड़ लिया। दोनों ने नहीं छोड़ा एक दूसरे को। मैंने सहरिश का इम्तिहान लेना था। मैंने कहा सहरिश को इतने 30 दिन सिखाया साथ रखा है, सिखाया है, पकवाया है, तो मैंने कहा आज सहरिश से ही मैं कुछ मीठा बनवाती हूँ। आई एम रेडी, नो इशू। आप मुझे बताएं बनाना क्या है। और वैसे भी सहरिश मीठे की शौकीन है, तो मुझे पता है जब रफ़ान की बात होती तो मैंने कहा सहरिश को याद किया जाए। ज़बरदस्त, आपने बेहतरीन काम किया है। बस अब ये बताएं कि रेसिपी क्या है, ताकि मेरे पसंद का कुछ होना चाहिए, फिर मैं खा के जाऊँगी। जब आपको मीठा पसंद है और मीठी ईद है, तो मीठी ईद पे मीठा तो बनता है। और हम मीठे में बना रहे हैं रफ़ान से बहुत ही मज़े का, हम बनाएंगे चॉकलेट ट्राइफल। ओह वाओ, चॉकलेट ट्राइफल। हाँ जी। फर्स्ट टाइम बनाऊंगी मैं, उनके मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाया। ये रेसिपी
फर्स्ट टाइम मुझे पता चलेगी और होपफुली अच्छी होगी तो मैं घर में बहुत ट्राई अच्छी करूँ। होगी तो आप इधर आ जाएं, मैं इधर आ जाती हूँ। ओके जी, ओके। आप स्टोव संभाल लें और Done हो इंग्रेडिएंट्स गया। संभाल लें। सबसे पहले स्टोव ऑन कर लेते हैं, साथ साथ बनाते भी रहते हैं। सही हो गया। सहरिश से गपशप भी रहेगी। बिल्कुल। और फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इससे पहले इसमें दूध हम ऐड कर देंगे, 1 लीटर जी। थोड़ा सा बचा भी लेंगे। ठीक है जी, ताकि 1 उसमें- लीटर है। हाँ जी, 1 लीटर दूध हमने इसमें ऐड किया। थोड़ा सा कितना बचा बचाना लेंगे, है बताइएगा। थोड़ा सा बचा लीजिएगा। बस इसमें हम- देखिए। जी जी बस बस? हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा मुझे सहरिश आप ये बताएं कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है कस्टर्ड का? स्ट्रॉबेरी, मुझे वैनिला? मैंगो कस्टर्ड पसंद है। मैंगो कस्टर्ड हमारे पास है नहीं, हमारे पास स्ट्रॉबेरी है, हमारे पास वैनिला है। फिर आप डोंट strawberry। फॉरगेट कि हम चॉकलेट भी यूज़ करेंगे। हाँ, चॉकलेट भी, स्ट्रॉबेरी ठीक है। फिर स्ट्रॉबेरी ठीक है ना? चॉकलेट के साथ स्ट्रॉबेरी कॉम्बो बहुत अच्छा मज़े का लगता है ना। अच्छा जी, रफ़ान के कस्टर्ड्स की बहुत अच्छी बड़ी रेंज हमारे पास है। हमारे पास वैनिला कस्टर्ड है, हमारे पास रफ़ान का स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड है, रफ़ान का चॉकलेट कस्टर्ड भी आता है, लेकिन हम यहाँ पे चॉकलेट कस्टर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड यूज़ करने वाले हैं। ऐसे मैं भी घर पे रफ़ान का ही यूज़ करती हूँ कस्टर्ड। रफ़ान नंबर 1 चॉइस है पाकिस्तानियों की, मैं कहूँगी डिज़र्ट में स्पेशली। रफ़ान की जेली हो, रफ़ान के कस्टर्ड हो, सब यही यूज़ करते हैं और इसी पे भरोसा भी करते हैं कि बेस्ट टेस्ट मेरी बेस्ट होता है, बनाना ही बहुत आसान होता है और बहुत ही बेहतरीन होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम रफ़ान कस्टर्ड हम यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा, मेरे से समटाइम भी प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं घर पे कस्टर्ड बनाती हूँ, मेरे से कस्टर्ड यहाँ तो ज़्यादा डल जाता है, यहाँ बहुत कम डल जाता है, यहाँ तो बहुत पतला कस्टर्ड बनता है, यहाँ पे बहुत थिक हो जाता है। ये बहुत फजूल किस्म का काम होता है मेरे से। और इतनी मेहनत के बाद जब आपके कस्टर्ड की वो शोरबे की तरह वो नज़र आ रहा हो तो स्मूथनेस नहीं आए। अच्छा, इसका रीज़न ये है कि हम कस्टर्ड या तो ज़्यादा डाल देते हैं। रेशियो होना चाहिए कि 1 लीटर दूध में आपने 3 से 4 टेबल स्पून कस्टर्ड ऐड करना है। अच्छा, 3 से 4 हाँ, टेबल स्पून। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिया तो मैं यहाँ पे 3 टेबल स्पून यूज़ करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा होने के बाद भी अपना जो है वो ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होता है ना। सही है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून रफ़ान का कस्टर्ड लिया, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। अच्छा, इसमें आप हाफ कप कंडेंस मिल्क ऐड कर दीजिए। ओके जी, ये कंडेंस मिल्क मैंने ऐड कर दिया। सही है। और आप अच्छा, ये भी कंडेंस ले मिल्क लें। घर भी बन जाता है, घर पे भी बना सकते घर हैं पे ना? बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अच्छा जी, चलें। अच्छा, मुझे ये बताएं सहरिश कि आप ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं? घर पे भी कुकिंग करके आई हो, जाके करोगी, क्या करोगी? मैं सुबह उठते ही सबसे पहले शीरकुरमा हमारे यहाँ बनता है, यहाँ पर फिरनी बनती है। अच्छा, फिरनी बनती है? बिल्कुल, और मैंने आप ही से सीखी थी फिरनी बनानी, और वो थी कैरेमल फिरनी। कैरेमल फिरनी। हाँ, तो मैंने यही सोचा था कि मैं ईद पे वो ट्राई करूँगी। वो आपको बड़ी पसंद भी आई थी? मुझे बहुत पसंद आई थी, वो मैं बना के आई हूँ और खाना यहाँ से जाके बनाऊँगी। फिर शाम में हम लोग जाते हैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ सबसे ईद मिलने के लिए, और सेकंड डे होता है हमारे यहाँ सबकी दावत का। अच्छा, सेकंड डे आपके सबकी दावत होती है? हाँ, सबकी दावत होती है, और थर्ड डे ऑफिस वालों के साथ ईद मनाते हैं भरपूर तरीके से। वाह, क्या बात है। अच्छा, ये तो है, आपको हमने बुलाया हुआ भी है डेफिनेटली। अच्छा, मुझे ये बताएं सहरिश के आप यहाँ पे अकेली हो ना, आपकी फैमिली सारी अब्रॉड में होती है, तो कैसा लगता है? कभी कभी फील होता है बहुत ज़्यादा कमी घर वालों की? बिल्कुल होती है, कमी महसूस होती है, और वैसे तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने घर वालों को बोलूँ कि ईद आप यहीं आके करें, लेकिन सम टाइम कोई मजबूरी हो, कोई ऐसा काम हो तो वो नहीं भी आ पाते, तो ऑब्वियसली फील होता है कि भाई यहाँ पे नहीं, अगर होते सब तो मज़ा आता, साथ मिल के बैठते, गपशप होती। अब इतनी दूर की ट्रैवलिंग है ना कि आपका आना इतना आसान नहीं है, और फिर छुट्टियाँ भी नहीं मिलती। अब्रॉड वालों को ना ये बड़ा मसला होता है, छुट्टियाँ नहीं मिलती कि मेरी फैमिली भी। हाँ, छुट्टियाँ मिले भी तो बस 15 दिन मैक्सिमम हम लोगों को तो मिलती हैं। वो तो लगती ही नहीं है, ये बड़ा मसला है जॉब के। वो लगता है थकावट में ही आप गए और बस आ गए। अभी कहते हैं हम थकावट खत्म होना शुरू हुई है, अभी मिलना जुलना शुरू हुए हैं, और 15 दिन गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। सही। अच्छा, तो ये देखिए दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। अच्छा, अब हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड हम ऐड ऑन कर देंगे। सही है जी, ये देखें स्लोली स्लोली हम इसको ऐड करेंगे, और आपने सहरिश इसको कंटिन्यू स्टर करते रहना है, ठीक है? वाओ, यम्मी। ये देखें, अभी देख रही हैं, जब इसको आप कंटिन्यूसली स्टर करती रहेंगी ना सहरिश, तो ये बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। सही, ठीक है। ये देखें, इसको हम स्टर करते रहेंगे, और साथ ही मुस्तकिल चलाएं तब तक कि जब तक इसमें बबलिंग होना स्टार्ट नहीं हो जाती ना। जब बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मुझे एक बात और बताएं, ये जो कलर है इसका, ये भी लाइट है, तो कस्टर्ड का कलर आमतौर पे हम देखते हैं बहुत डार्क, या तो पिंक होगा या येलो होगा, तो वो फिर कैसे होता है? वो अभी इसमें तो हम ज़्यादा कस्टर्ड ऐड करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? अभी मैं इसकी देखूंगी थिकनेस कितनी रखनी है, कि आप देखें मुझे इसमें 3 लेयरिंग करनी है। जो मैं डिज़र्ट बना रही हूँ यहाँ पे, उसकी हम 3 लेयरिंग करेंगे। एक लेयर हम करेंगे उसकी बेस लेयर करेंगे, उसके बाद फिर हम एक स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड की लेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम चॉकलेट को क्रीम के साथ मिक्स करेंगे, फिर फ्रूट्स लगाएंगे। ये बहुत ही हैवी हो जाएगा, हैवी और रिच बनेगा।
सही, आप ये देखिए थिकनेस इसकी Thickness हो आ गई गई है, है, हाँ। आना शुरू हो गई जी, है, जी। थोड़ी सी मजीद इसकी थिकनेस हो जाएगी। सही। तो फिर हम इसको देखेंगे। और अगर थोड़ा सा आपने इसमें कलर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी ऐड ऑन करना है जैसे मैं करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी रूह अफ़ज़ा 1 टेबल स्पून के अंदर ना, ताकि ये सही। मज़ीद और रिफ्रेशिंग हो जाएगा और और बड़ा मज़े का डिलीशियस हो taste हो जाएगा, जाएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाएगा। ऐसे कि थोड़ा सा प्रॉपर एक इसमें एक फ्लेवर आ जाएगा। और हम सब जानते हैं कि रूह अफ़ज़ा एक बहुत ही रिफ्रेशिंग एक ड्रिंक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको आप टॉपिंग के तौर पे भी अच्छा, इस्तेमाल इससे कर भी थोड़ा सकते colour हैं। change हो गया इससे है। भी कलर चेंज होगा, बिल्कुल। इसलिए मैंने थोड़ा सा सही। इस हिसाब से ताकि इसका भी कलर आ जाए अच्छा सही। सा। आप ये देख सकती हैं, बस इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए, हमें इस बात का ख्याल रखना है। सही। और रूह अफ़ज़ा हम सब जानते हैं कि खालिस सब्जियों फलों के तेल से तैयार किया जाता है, बहुत ही फेवरेट ड्रिंक होता है इफ्तार में। रिफ्रेशिंग, हाँ बिल्कुल, गर्मियों में स्पेशली बहुत दिल चाहता है गर्मियों पीने में का। स्पेशली, और स्पेशली अभी जैसे गर्मी इतनी शिद्दत से बढ़ रही है, कोई घर आपके आता है तो आप रूह अफ़ज़ा की ड्रिंक बना के उनको दे सकते हैं। हमारी ट्रेडिशनल ड्रिंक है ये, और सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली भी इसको अभी भी रूह अफ़ज़ा को एज ए ट्रेडिशनल ड्रिंक ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा देखिए, बबलिंग स्टार्ट हो गई है अपना, बिल्कुल हो गई है। अब यहाँ पे हम स्टोव बंद कर देंगे, देखिए थिकनेस आना शुरू हो गई है। सही है। ठीक है, हम यहाँ पे स्टोव बंद कर देंगे। अब हम बोल्स ले लेते हैं और अपनी गार्निशिंग स्टार्ट कर देते हैं, किस तरह से हमें ठीक है उसकी जी। लेयरिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे आपने बोल्स ले लीजिए, या आपके पास सिंगल शॉर्ट कप्स हैं, आप वो ले लीजिए, जिसमें भी आपको गार्निशिंग करनी है आप वो ले अच्छा सकते वरदा, हैं। आपने तो बताया ही नहीं कि आपकी ईद कैसे गुजरती है। सैरिश, वैसे मेरी ईद भी ना बड़ी मसरूफ गुजरती है, क्योंकि आपको पता है सुबह सुबह जब आप मेरे हाथ के अलावा खाने जो है ना वो पसंद नहीं किए जाते मेरे घर में। स्पेशली सुबह सुबह हमारे यहाँ नाश्ते में शीर खुरमा बनता है और साथ में पूरी बनती है। ओह वाओ। जी, साथ में पूरी लाजमी बनती है, और अगर नाश्ते में हो तो कीमा लाजमी होता है नाश्ते के लिए खास। और जिसको तो फिर आप तो बहुत जल्दी उठ जाती होंगी, मतलब जब सब हाँ। नमाज के लिए जाते होंगे तो उसके बाद से बिल्कुल आपका काम बिल्कुल, ये शुरू हो मेरे जाता है। घर का रूटीन है कि आप जो सब मर्द हज़रात नमाज के लिए जाते हैं, तो हम भी घर में ईद की नमाज़ पढ़ के हम किचन में होते हैं, तमाम खाने वाने बनाना शुरू कर देते हैं। और उनके मर्द हज़रात के आने से पहले हम घर की ख़वातीन जो है वो तैयार होकर डाइनिंग टेबल सजा के बैठी हुई टास्क होती है ये भाई। हैं। ये हमारे रूटीन है, ये मेरी अम्मी के घर पे भी यही रूटीन था। अच्छा। हाँ, अम्मी घर से मेरा ये रूटीन चलता आ रहा है ना। हालांकि इन लॉ से मेरे तीस नहीं है इस तरह की, वो इन लॉ से मैंने ही ये चीज़ें आके डाली हैं, लेकिन ये है कि वो मतलब पूरी कीमा और शीर खुरमा। शीर खुरमा ये वाओ। मेरे घर में इन लॉ से बहुत पसंद किया जाता है। मेरे अच्छा। हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं, मेरे बड़े भाई यानी कि जो मेरे जेठ हैं वो बड़े शौक से खाते हैं। शीर खुरमा पूरी लाजमी है नाश्ते में। वाओ। अच्छा, ये ठंडा हो जाएगा तो देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया, तो मैं आपको बता दूं उसकी लेयरिंग के लिए एक लेयरिंग जी। आप कीजिए, एक लेयरिंग मैं करती हूँ डन हो इसकी। गया भाई। सही है अच्छा जी। जी। अच्छा, पहले जो हमने कुकीज़ रखे हुए हैं यहाँ पे क्रश्ड, देखिए मोटे मोटे हैं, बहुत बारीक नहीं है, तो इसकी हम एक लेयर लगा देंगे पहले यहाँ पे। सही, इन कुकीज़। हाँ, इन कुकीज़ की हल्की सी आप लेयरिंग कर दें। आप इस स्पून से ले लें, मैं जब तक whipped क्रीम के साथ इसको। ओके, ओके, अच्छा सॉरी, whipped क्रीम नहीं है मेरे पास यहाँ पे। अगर whipped क्रीम आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल क्रीम है। हम नॉर्मल क्रीम लेंगे यहाँ पे तकरीबन एक पैक आप ले लें 200 ml के करीब, या जितनी आपको बनानी है 100 ml। और साथ ही मेरे पास है यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट। ओह वाओ, मेल्टेड चॉकलेट। मेल्टेड इजीली चॉकलेट, डार्क चॉकलेट आपको मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, इसको हम गर्म करके मेल्ट कर लेंगे। डबल बॉयलर पे आप इसको मेल्ट कर लीजिए, या फिर आप इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करके आप इसको माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। अच्छा, पता है ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हम लोगों को जब मार्केट से रेडीमेड मिलती हैं तो हमें लगता है पता नहीं किस तरह बनी होंगी। हालांकि ये बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, ये इतना इजी होता है। जिस तरह कैरेमल हम लोग समझते हैं पता नहीं किस चीज़ से बना होगा, इतना इजी था। वर्दा ने आप लोगों को रमज़ान में सिखाया था कैरेमल किस तरह बनता है। सिर्फ वो आई थिंक सो क्रीम थी और शुगर थी। क्रीम थी और शुगर, थोड़ा सा आपने क्रीम उसमें ऐड किया और शुगर को ही मेल्ट करके कैरेमल बनाया था। अच्छा, ये देखिए इतना इज़ इनफ फॉर मी, इतना चॉकलेटी फ्लेवर। ठीक है जी, ये हो गया। अब इस पे सबसे पहले हमने ऐड किए कुकीज़। अब इस पे हम एक लेयर लगाएंगे पहले ये कस्टर्ड की। ठीक है जी, कस्टर्ड की हम लेयर लगा देते हैं यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से ये हमने एक लेयरिंग की कस्टर्ड की, बहुत ज़्यादा जितनी आपने करनी है अपने हिसाब से। इस पर मैं थोड़ी सी कम करूँगी ताकि थोड़ी चॉकलेट की लेयरिंग ज़्यादा आ जाए। ठीक है जी, इस तरह से हमने कस्टर्ड की लेयरिंग कर दी। ठीक है, ठीक है। अब इस पे हम ऐड करेंगे थोड़े से फ्रूट्स। ओके, ठीक है जी, ये आपके पास फ्रेश हो सकते हैं। फ्रेश है तो फ्रेश बहुत अच्छी बात है। कैंड आपके पास कॉकटेल है तो वो ले लें, वो बहुत अच्छी बात है। जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये कैंड वाले यूज़ किए हुए हैं। ठीक है जी, ये रख लेते हैं हम थोड़े से यहाँ पे। इसकी एक लेयरिंग कर देंगे ताकि बहुत अच्छी सा एक इसकी डबल लेयरिंग हो जाएगी और बहुत ही रिच हो जाएगा और हेल्दी भी है डेफिनेटली। और कस्टर्ड बनाना तो इतना आसान है सहरिश जी कि क्विकली कोई भी बना सकता है। ठीक है जी। अच्छा, रफान का कस्टर्ड हो तो और इजी हो जाता और है। इजी हो जाता है। अच्छा, इस पर मैं लेयरिंग करूँगी चॉकलेट की। ये देखिए, वाह, इतनी मज़े की लग रही है।
ये देखें चॉकलेट की लेयरिंग करेंगे इस पे थोड़ी सी, हम ये एक कर दी, दूसरे पे भी हम थोड़ी चॉकलेट की लेयरिंग अच्छा, ये आपने चॉकलेट के अंदर क्या मिक्स किया है? मैंने क्रीम मिक्स की है। अच्छा, क्रीम मिक्स नॉर्मल क्रीम है, कोई हैवी व्हिपिंग क्रीम नहीं है, कोई हैवी क्रीम नहीं है, नॉर्मल क्रीम जो आपको पैक्स में मिलती है आप वो यूज़ करें। इसको थोड़ा सा हम टैप कर लेंगे ताकि थोड़ी सी सेट हो जाए। अच्छा, मैं आपको 2 तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। अब ये देखें, एक हमने चॉकलेट की लेयरिंग कर दी, सही, दैट्स इट, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो आप थोड़ी सी एक लेयरिंग और भी दे सकते हैं एज ए चॉकलेट गनाश की। ये देखिए गनाश मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, चॉकलेट गनाश ना। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने मेल्टेड चॉकलेट लेनी है, उसमें आपने बटर ऐड करना है, दोनों को आपने माइक्रोवेव कर लेना है फॉर जस्ट 20 to 30 सेकेंड्स और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो गनाश आपका रेडी हो जाएगा। सही है। और ऊपर से मैं इसको टॉप कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छा सा एक चॉकलेटी फ्लेवर हो जाएगा। तो इसमें आपको सहरिश 3 फ्लेवर्स मिलेंगे, ठीक है। एक तो स्ट्रॉबेरी मिलेगा आपको, सेंटर में आपको फ्रूट्स की टॉपिंग मिलेगी, फिर चॉकलेट फ्लेवर मिलेगा आपको क्रीम के साथ, और फिर इन द एंड ऊपर आप देखिए आपको गनाश की टॉपिंग मिलेगी। ये देखिए 3 लेयर्स आ रही हैं, अगर आपको नजर आ रहा है। वाओ, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको हम चाहें तो ऊपर चॉकलेट चिप के साथ टॉप भी कर सकते हैं, चेरी के साथ टॉप कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप चाहें आप इसको टॉप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने एक लेयर इसकी लगा दी है चॉकलेट की, अब इसके ऊपर एक लेयर हम रफान की कस्टर्ड की लगा देते हैं। सही, तीनों अलग अलग लेयरिंग हमने की है ताकि जिस तरह से भी आप चाहें आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इस पर थोड़ा सा ऊपर से फ्रूट्स ऐड कर देंगे तो ये भी बहुत मज़े का हो जाएगा। आई थिंक दैट्स इट। ठीक है जी, थोड़े से फ्रूट्स ऐड कर देते हैं इस तरह से हम। ये देखें जी, कॉर्नर पे ये देखें, इस पे आप चेरी सेंटर में रख दें तो ये भी बहुत मज़े का बन जाएगा। इसको ठंडा करें फ्रिज में जिस तरह से। अगर आपको बड़े उसमें बनाना है, बड़े प्लेटर में बनाना है तो यही सेम चीज़ें आप बड़े प्लेटर पे भी बना सकते हैं। बेस पे आप कोई भी कुकीज़ लगा लीजिए या फिर स्पंज केक रख लीजिए, उसके ऊपर आप एक लेयर दीजिए कस्टर्ड की, स्ट्रॉबेरी रफान का कस्टर्ड हमने यूज़ किया, उसके ऊपर आप मिक्स फ्रूट रख सकते हैं, कैंड वाले या पाइनएप्पल रख सकते हैं। और अपने मेहमानों के सामने पेश करें, उनको पता चल जाएगा भाई लड़की बहुत सुगड़ है, ये सुगड़ है। अच्छा, और ईद पे हम बहुत अक्सर ऐसे मेन कोर्सेज की रेसिपीज़ बना रहे होते हैं, या फिर ईद पे हम कहते हैं चिकन का या हम दाल का इस्तेमाल करें, या फिर चिकन का कोई भी आप रेसिपी बना रहे हो तो उसमें चिकन का फ्लेवर एनहांस करने के लिए आप नॉर चिकन क्यूब यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर स्नैक्स में आप सैंडविचेस रख रहे हैं, समोसे रख रहे हैं, पकौड़े, रोल, या इस तरह कोई चीज़ रख रहे हैं, बेकरी आइटम्स रख रहे हैं, तो साथ साथ आप नॉर का चिली गार्लिक सॉस और नॉर का केचप भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर का केचप और चिली गार्लिक सॉस फ्रेश टोमेटो से बनाया जाता है और उसमें फ्रेश चिली गार्लिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किसी भी किस्म के प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते या एडेड कलर्स नहीं होते, तो ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। नॉर चिकन के बारे में एक और बात बता दूं मैं आपको कि नॉर चिकन क्यूब में ऑलरेडी नमक होता है, तो इसमें आप एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं कीजिएगा नमक, या फिर अगर आप दाल में या सब्जी में ये क्यूब ऐड कर रहे हैं फ्लेवर को एनहांस करने के लिए चिकन, यानी कि आप पहले ये डालने के बाद टेस्ट करें, अगर आपको कम लगे तो फिर आप सॉल्ट ऐड करें, पहले करेंगे वो थोड़ा सा ज़रा हाई हो जाएगा। सहरिश, इसी बात पे ये ट्राइफल आपका हुआ। थैंक यू सो मच। इतना मीठा वैसे मैं खा नहीं पाऊंगी, लेकिन इतना मज़े का लग रहा है टॉपिंग के साथ कि मैं एक तो ज़रूर ट्राई करूंगी। हाँ बिल्कुल। और चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का कॉम्बिनेशन वैसे बड़ा मज़े का है। एग्जैक्टली। और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, सेटल होने के बाद फिर इसको आप डेकोरेट करें, ज़्यादा अच्छा लगेगा, वरना अभी ये पूरा अंदर सब मेल्ट हो जाएगा कि चॉकलेट हमारी गनाश जो है वो गर्म गर्म है, कस्टर्ड भी हमारा अभी सेटल नहीं हुआ है, वैसे ही रूम टेम्परेचर में भी सेटल हो जाता है, सही। बट स्टिल अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, और अब चलेंगे हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा से एक बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक, क्योंकि जब मेहमान घर पे आते तो ड्रिंक सर्व करना भी बनता है ना, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। लेकिन ड्रिंक बनाने से पहले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल है ईद स्पेशल। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। दुनिया बोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दुनिया बोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है ईद स्पेशल, और ईद स्पेशल में सेगमेंट चल रहा है हमारा डालडा का दस्तरखान, जो कि सहरिश का और आपका और मेरा, हम सबका बहुत ही फेवरेट सेगमेंट है। और ब्रेक में मैं अच्छी तरह खा चुकी हूँ। ये जो ट्राइफल आपको नजर आ रही है ना, एक बोल खत्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने खा लिया है, तो अब एनर्जी बहाल हो चुकी है, तो दूसरे हम रेसिपी की तरफ आ चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये होता है ना कि आप जब मीठा खाते हैं तो मीठा खाने से आप मजीद एनर्जेटिक हो जाते हैं, बूस्ट होती है एनर्जी। आपको पता है सहरिश क्या होता है, बच्चों को अक्सर हम रात में ना मीठा खिला देते हैं। हम डिनर पे जाते हैं, हम डिजर्ट में चॉकलेट आइसक्रीम खिला दी या फिर हमने कोई मीठा खिला दिया, और खाने के बाद तो लाजमी है ना मीठा। अब फिर सुने ना आगे फिर होता है बच्चे सोते नहीं है।
हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। पता है वो क्यों होते हैं? मीठा खाने से। मीठा खाने से होते हैं। बच्चों के हम पटाइयाँ लगा रहे होते हैं, सो जा, अब सो गए, हमारी हालत बुरी हो रही है, थका तो तुम लोग सो के नहीं दे रहे हो, एक्स्ट्रा चार्ज हो गए हो। बेचारे बच्चों को हम खुद मीठा खिला खिला के जगाते हैं, उनके चारों तबक रोशन करते हैं, और फिर जब बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं हम कहते हैं बच्चे सोते नहीं हैं। क्या आप भी उन जालिम माओं में से एक हैं। बिल्कुल, ऑब्वियसली मेरा ख्याल है सभी माएँ इस तरह की हैं कि मेरी बस हो चुकी है, इसकी बस नहीं हुई भाई, पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है। किस चीज़ का बना हुआ है? बस मीठा खिलाया है बच्चे को। जैसे आप देख सकती हैं हमारी सहरिश मीठा खा के एक्स्ट्रा चार्ज हो गई है। बिल्कुल चार्ज हो गई, लग ही नहीं रहा कि मतलब घर से इतना काम करके आई हूँ। अल्लाह, तो घर में कितना काम किया वैसे सहरिश? अच्छा, मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मुझे कुकिंग का शौक है, तभी पूरा रमज़ान में आपके साथ भी थी, तो मुझे जब कुकिंग का शौक है तो मैं पूरे दिल से बनाती हूँ, जो बनाती हूँ पूरी तैयारी के साथ बनाती हूँ। तो इसलिए फिर खाना तो मुझे रेडी करके आना था, क्योंकि शाम में मैं जब जाऊँगी यहाँ से तो फिर वो मेहमान आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर सब कुछ रेडी पड़ा हो तो इंसान को सर्व कर। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब मैं किसी के यहाँ जाऊँ और वो हम लोगों को बुला के बजाय हमारे पास बैठेंगे खुद किचन में घुस जाए। मुझे बहुत गुस्सा आता है। बहुत मुझे खुद इस चीज़ को इतना, मैं कहती हूँ कि मैं अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के कि गेस्ट को जब आप बुलाते हैं तो बैठे ना, आप बैठे 2 मिनट, हम किचन में खड़े हुए खाना पका रहे हैं, ये बहुत बुरा लगता है। आपको चाहिए तो पहले से आप हाफ प्रिपेयर करके रखें, हाफ डन करके रखें, ताकि जब गेस्ट आए तो खाली आपने दम पे लगा दिया बिरयानी अगर बनाई है तो। यानी इस तरह की चीज़ें करें कि आप कंप्लीटली उसको कुक ना करें। जैसे मैं अभी आई हूँ और मैंने पुलाव का सारा मसाला दम कर मतलब बना के रख दिया, बस अब जब जाऊँगी तो बस चावल डालने और क्विकली उसको दम कर देना, तो वो गरम गरम पुलाव रेडी हो जाएगा। रेडी हो जाएगा। कितना आसान है, आप देखें। ये अच्छा है ना कि आपने पहले से बना के रख दिया, घर जाके आप खाली फटाफट तैयार कर लेंगी। अच्छा, मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि अगर मैं इस तरह की रेसिपीज़ रखूँ ईद पे कि मैरिनेशन करके आपने पहले से रख दी है, आपने बना के हाफ डन करके रख लेकिन मैं ये भी बता दूं कि कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि वो अगर आप पहले से हाफ डन करो तो फिर वो खाने का जायका भी ख़राब हो जाता है। हर चीज़ ऐसी नहीं होती कि आप उसको, इसीलिए मैंने कहा ना मैं उन रेसिपीज़ का सिलेक्शन करती हूँ ईद वाले दिन जो पहले से हाफ डन करके रखी जाए। अच्छा चलें जी, अब चलते हैं हमारी अगली रेसिपी की तरफ। कुछ ड्रिंक्स की भी बात हो जाए, कुछ हम शेक बेक बना लेते हैं। सही है, बस हैवी होगा। हैवी होगा डेफिनेटली। हम बना रहे हैं नौरतन शेक वफ़ज़ा से। नौरतन नाम ही इतना, उसका नाम भी इतना हैवी है। आज जगह संभालो अपनी, आज मैं सही से काम करवाऊंगी ना, मैं सुकून से। अच्छा मुझे बताइए कि ये नौरतन बड़ा मुख्तलिफ सा नाम है, पहले बताएं इसमें डलेगा क्या क्या? इसमें डलेगा बादाम, पिस्ते, काजू, दूध, क्रीम, चीनी, वनीला एसेंस और रूह अफ़ज़ा। हो गए 9। माय गॉड, सब कुछ हैवी। हाँ, 9 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। अच्छा 9 है एग्जैक्टली, तो इसलिए इसका नाम है नौरतन शेक। अच्छा, इसमें एक और ऐड ऑन मैं बता दूं, तुख्मे बालंगा मैंने यहाँ पे नहीं यूज़ किया है, लेकिन अगर आप लोग चाहें आप इसमें तुख्मे बालंगा भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ा रिफ्रेशिंग होता है, बहुत रिफ्रेशिंग हो जाता है। सबसे पहले अच्छा आप स्टार्ट करें सहरिश, इसमें आप बादाम, पिस्ते और काजू 3 टेबलस्पून ले लीजिए। अच्छा जी, ये मिक्स है मेरे पास काजू, पिस्ते, बादाम। ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है और बड़ों के लिए भी, जो हमारे घर में बुजुर्ग एजेड लोग होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो लोग नहीं खा पाते, नहीं चीज़ें खा पी पाते इतना ज़्यादा, उनको ड्राई फ्रूट्स देना नहीं इतना अच्छा लगता, तो उसमें आप जो है ये इस तरह के शेक्स बना के उनको दे सकते हैं। या ना फिर आप कह सकते हैं कि एक बड़ों के लिए एक अलग एक मिल्क आता है पाउडर फॉर्म में, उसमें भी आप ये बना के दे सकते हैं, तो वो बहुत हेल्दी हो जाएगा। ओके सही। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे अब वनीला एसेंस। ठीक है जी, ठीक है, वनीला एसेंस जाएगा इसमें जस्ट फ्यू ड्रॉप्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ पसंद नहीं है। चीनी मैं इसमें हस्बे जायका ऐड कर देती हूँ। अगर आप अपने बड़ों के लिए बना रहे हैं तो चीनी कम रखिए या फिर बिल्कुल स्किप कर दीजिए, या फिर आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें इलायची आप देख सकते हैं, इलायची के दाने मैंने थोड़े से रखे हैं यहाँ पे, नहीं 3-4 आप डाल दें। ठीक है जी, ओके। ठीक है, 2 टेबलस्पून के करीब क्रीम जाएगी इसमें थोड़ी सी, ये टेबलस्पून मैं आपको दे देती हूँ यहाँ से। इससे आप ये क्रीम ऐड कर दीजिए 2 टेबलस्पून। हाँ, ये वाले 4 कीजिए क्योंकि ये हाफ है ना। ठीक है, ये वाले आप 4 कर दीजिए, तो अराउंड 2 टेबलस्पून इसमें क्रीम जाएगी क्योंकि बहुत रिच बनता है ये। and 4 यस। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप दूध। 1.5 कप दूध। हाँ, आप ऐसे ही डाल दें, मैं आपको बता देती हूँ अंदाजे से ना। बस ये डाला हमने इसमें आप डालें बहुत सारी बर्फ। अब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें आप रूह अफ़ज़ा अभी ऐड कर सकते हैं या फिर आप ऊपर से रूह अफ़ज़ा टॉप कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए। ओके, गार्निशिंग के लिए मैं ऊपर से टॉप करूंगी ताकि एक अच्छा सा कलर आएगा। इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। सही है, सही है। सहरिश ब्लेंड करेंगी, मैं सहरिश से काम करवा रही हूँ। मैं वो वाली गेस्ट हूँ जिनके यहाँ मेहमान आए हुए हैं, मैं उनसे काम करवा रही हूँ लग के। चले जी, करें। अच्छा जी, हाँ करो।
अच्छा, मुझे तो अभी से सोच के आइडिया हो रहा है कि जो इलायची की खुशबू है वो कितनी मज़े की लगेगी, बादाम, पिस्ता और काजू के साथ, वो भी दूध के अंदर। फुल ड्राई फ्रूट्स वाला ये हमारा नौरतन शेक है और बहुत ही यमी बनता है ये। मैंने जब भी इस वजह से कहा कि अगर बच्चों को और बड़ों को आप चाहें तो आप देखिए खुशबू कैसी आ रही है। सहरिश निकालो, सहरिश बताएं खुशबू कैसी आ रही है इसकी। ज़बरदस्त, और बिल्कुल ऐसी कि जैसे आप वो फालूदा exactly. वो लिया रही है। लेकिन फालूदा बहुत से लोग, क्योंकि उसमें आइसक्रीम होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो इतना हैवी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं इतना करते। और थोड़ा सा इसमें आप एक भी निकाल लें थोड़ा सा, हाँ, ताकि बस अब इसको हम टॉप करेंगे रूह अफ़ज़ा से। हमारा रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। रूह अफ़ज़ा खालिस फलों और सब्जियों के क़ियास से तैयार किया जाता है और आप इसको टॉपिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसक्रीम की टॉपिंग कीजिए आप इसमें, आप शेक की टॉपिंग भी कर सकते हैं इसमें। और ये देखें आप, और अभी तो हर घर में रूह अफ़ज़ा मौजूद है क्योंकि रिसेंटली रमज़ान ख़त्म हुए हैं और रमज़ान में रूह अफ़ज़ा हर दस्तरखान की जान होता है, हर दस्तरखान की शान होता है। रूह अफ़ज़ा के बगैर इफ्तार इनकम्प्लीट होती है। बिल्कुल 100% एग्रीड। बिल्कुल, चलें जी। अच्छा, शुगर फ्री भी होता है रूह अफ़ज़ा? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि शुगर फ्री होता है, तो आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ये हेल्पफुल भी होता है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे इसमें? अच्छा, थोड़े से मेरे पास यहाँ पे चॉप बिल्कुल बारीक पिसे हुए मैंने ड्राई फ्रूट्स भी रखे हुए हैं। अच्छा, इसमें हम एक चम्मच रूह अफ़ज़ा ऐड कर देंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। और फिर जब आप इसको पियेंगे तो आप इसको चला के भी पी सकते हैं, ताकि नीचे बैठ जाएगा तो इसमें थोड़े से कलर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अब ये मुझे समझ आ गई है कि ये जो हम लोग बाहर फालूदा पीने के लिए स्पेशली जाते हैं वो घर में इजीली बन सकता है। हाँ जी, ये खुशबू से मुझे आइडिया हो गया कि वही खुशबू है। थोड़ा सा इसको टॉप करेंगे हम फुल चॉप बादाम पिस्तों से। अच्छा, इनको मैंने ग्राइंडर में ही ग्राइंड कर लिया था ताकि आप देखिए बहुत मोटे मोटे नहीं आएंगे मुंह में ना, आप बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में आएगा। आप स्ट्रॉ के जरिए भी इजीली इंजॉय कर सकते हैं। तो जी, आज की हमारी 2 रेसिपीज़ रेडी हैं। नौरतन शेक हमारा तैयार है और हमने चॉकलेट कस्टर्ड ट्राइफल बनाया था, वो भी हमारा तैयार है। अब बहुत सारी बातें हैं जो मुझे सहरिश से करनी है। बिल्कुल, आप तो हम बैठेंगे भी, सहरिश से बात भी साथ करेंगे, में हम इंजॉय करेंगे। हमारी खूब गपशप होगी क्योंकि आप देखें मैंने जल्दी जल्दी कुकिंग खत्म कर दी है। जब दोस्तें आती हैं ना घर पे या फिर आपके ऑफिस में मिल जाए आपको शो पे, तो हमारी गपशप खत्म ही नहीं होती है। बातें इतनी होती है कि वो खत्म ही नहीं होती हैं, बस टाइम का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल ना। अरे सहरिश, मुझे ये बताओ यार, बिल्कुल इतनी सिंपल लाइट से तुम्हारा मुझे ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, हल्का सा गर्मी के लिहाज से कलर और चीज़ें, तो ऐसी सादी रहती हो? अच्छा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ अगर हैवी कपड़े पहने हों या फिर उस पर कोई बीट्स वगैरह कुछ लगा हो तो वो आप बच्चों को कोई इससे गर्ज नहीं कि आप कहाँ से आ रहे हैं। आप जैसे घर पहुँचेंगे वो आपको चिपकेंगे, आपको पकड़ेंगे, तो फिर वो बाजू का चुपते हैं, लगते हैं। तो मैं खुद भी इजी रहती हूँ। फिर बीट भी चढ़ जाए, बच्चों को भी रैश वगैरह हो जाता है ना। तो मैं इजी रहती हूँ ईद पे भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो कभी किचन में, कभी उस बच्चे के पीछे, कभी इधर कभी उधर। तो मैं फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं वो लिबास पहनूँ जिसमें मैं एटलीस्ट कंफर्टेबल फील करूँ। ये बात तो बिल्कुल सही की सहरिश, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी शदीद है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कपड़े भी ना चुभते हैं आपको, सीरियसली। बिल्कुल, आप वो ड्रेस पहने जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मुझे तो लगता है कराची में पूरा साल गर्मी रहती है। नहीं यार, पूरा साल ही मुझे अच्छा मौसम था इस दफ़ा, बस वो 1-8 महीने के लिए मौसम अच्छा होता है यहाँ पे। और बारिश, अच्छा, मैं अक्सर एक्चुअली आई बिलोंग टू लाहौर ना, तो मुझे कभी कभी लाहौर के वो एकदम जो येलो कलर के बादल या फिर एक काली घटा आती है और एकदम बारिश होती है और इतना अच्छा लगता है। वहाँ पे 2 दिन गर्मी होती थी, तीसरे दिन बारिश हो जाती थी। यहाँ पे हम इंतजार करते थे, तो जब आती है तो सब कुछ बह जाता है। मैंने अक्सर देखा है सहरिश जब आप जब एक्सपेक्ट कर रही होती है कि बारिश होगी तो सहरिश खिड़की पे यूँ खड़ी हुई होती है कि हाय काली घटा अच्छा है। खैर मजाक कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं अपनी वो मतलब विंडो में खड़ी हो जाऊंगी, देखूंगी आज बादल लग रहा है, कुछ काले लगता है, बारिश हो जाएगी, लेकिन बेसन घोल दूं, लेकिन बारिश तो होगी कराची में यार, क्या करें हम। सहरिश, अच्छा मुझे ये बताओ, आप लाहौर से हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कराची वालों का, लाहौर वालों का, बिरयानी आलू वाली होती है कि बगैर आलू वाली? बिरयानी आलू वाली होती है, पुलाव बगैर आलू के होता है। तो इसका मतलब सहरिश अब लाहौर वाली नहीं रही है, सहरिश कराची वाली हो गई है ये। अच्छा, वैसे मैं मज़े की बात बताती हूँ, लाहौर में मैंने देखा बिरयानी और पुलाव का कोई डिफरेंस नहीं है।
उनका पुलाव भी उनकी बिरयानी है और उनकी बिरयानी भी उनकी बिरयानी है, लेकिन वो बिरयानी में वाकई आलू नहीं डालते। और पुलाव जनाब बर्दा बनती है टमाटर डाल के। यहाँ पे कराची में मैंने देखा है पुलाव में टमाटर नहीं मैं डलता। डालती हूँ टमाटर पुलाव में। हमारे घर में नहीं एक डलता। आध टमाटर डलता है पुलाव में, थोड़ा सा एक फ्लेवर उसका अच्छा, अच्छा हम लोग सा सिर्फ आता है। दही डालते हैं, टमाटर नहीं डालते। अच्छा नहीं, पुलाव में मैं डाल देती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मुझे लग रहा है कि जितने भी तुम्हें लाहौर वाले देख रहे होंगे ना, वो बोले होंगे ये पार्टी बदल ली है पार्टी इसमें। बदल ली है, तो कराची वाली हो गई लोटा मत कहिएगा बाकी। अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ। एक तो लाहौर में एक तो ये चीज़ मैंने वो देखी है, लेकिन एक ख़ास चीज़ जो कि मैंने लाहौर में अभी तक नहीं खाई वो है कराची का हलीम। हलीम और हमारी चाट। यहाँ की जो स्ट्रीट चाट होती है ना सही कराची कह रहे हैं, वालों की, कराची जो वालों full जो चाट और पानी पूरी होती है वो टेस्ट नहीं मिलता यार। लाहौर मैं भी बहुत जाती हूँ, मैं खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ। वहाँ की फूड स्ट्रीट पे भी गई हूँ जहाँ पे वो पूरी फूड स्ट्रीट बनी हुई है, बहुत खाया, लेकिन पता नहीं फ्लेवर में कुछ फर्क है, ये बात नहीं, है। मैंने वहाँ पे हलीम जो खाया है, मुझे यकीन जाने ऐसा लगा था कि जिस तरह किसी ने कॉटन डाल दी है। वो गोश्त नहीं है, कॉटन है। सीरियसली मुझे नहीं कराची जैसा हलीम मिला। और मैं जब लाहौर जाती हूँ तो यहाँ से केन में मैं हलीम लेके जाती हूँ हमको खिलाने के लिए कि देखो हलीम ये ऐसा होता होता है, हलीम ऐसा होता है रे। पर जनाबे मोहतरम लस्सी जो लाहौर में मिलती है ना, वो कराची में नहीं मिलती। पेड़े वाली लस्सी, पेड़े वाली ये लस्सी। बात है। वहाँ के एक तो आप मुर्ग चने खा लें, वहाँ के पाए खा लें आप, पाए। वो आपको यहाँ नहीं मिलते। या वहाँ की निहारी बड़ी मशहूर है। अच्छा, हर जगह की अपनी कीमे वाले नान कीमे वाले नहीं खाए नान मैंने नहीं यहाँ खाए, पे। वाकई। वही कहीं मुल्तान में आप चले, मुल्तान में गई थी, वहाँ पे कुक्कड़ चने के नाम से चिक्कड़ छोले ऐसे कुछ कह के मिल रहे थे ना। चिक्कड़ चने होते हैं, चिक्कड़ चने, हाँ सही, चिक्कड़ चने। अच्छा, वो टेस्ट नहीं होता नहीं होता। और वो नान के साथ दही और प्याज का रायता होता है, इतने मजे के लगते हैं, लोग नाश्ते में खाते हैं। और उनकी नान भी इतनी सॉफ्ट होती है कि वो हमारे पास नहीं मिलती। वैसे ये वाकई है, हम लाहौर और कराची तो मजाक की हर बात है। शहर की अपनी अपनी खुसूसियात हैं। कुछ मतलब खाने के लिहाज से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ हैदराबाद की बिरयानी हमने हैदराबाद की बिरयानी, अच्छा पहनावा उनका, पहनना ओढ़ना उनका, रहन सहन उसी के हिसाब से है, बिल्कुल। तो उसी तरह से ही अच्छा लगता अब है। ये हमारा मुल्क है और इस मुल्क में सारे शहर ये जो गुलदस्ता है फूलों का, तो हम हर शहर में जाते हैं और वहाँ के टेस्ट को, जायके को वहाँ के इंजॉय करते हैं। हर कलर हमें मिलता है यहाँ पे, चाहे आप वो तीखापन हो, स्पाइसी हो, नमकीन हो, मिठास हो, आपको हर फ्लेवर मिलता है। आपको पता है सैरिश, मैं कश्मीर गई थी, आप कश्मीर जाए वहाँ पे आपको अलग ही खाने मिलेंगे। खाने को आपको पता है वहाँ पे टमाटर, प्याज, खीरे इस तरह से आम नहीं मिलते हैं। अच्छा, हाँ, वहाँ पे सब्जियाँ भी बहुत अलग तरीके से बनती हैं। वहाँ की एक सब्जी खाई थी मैंने, कड़म। कड़म? हाँ, ये तो मैंने नाम कड़म पहली दफा चने की सुना है। दाल के साथ, और यकीन करो यार इतनी मजे की सब्जी थी कि मैंने वहाँ रहते हुए ना 2 दफा ऑर्डर कर दी थी कि नहीं मुझे वही सब्जी खानी है। इट सीम्स लाइक पालक, जैसे हमारे यहाँ पालक होती है उस तरह से होती है। अच्छा, इसी तरह पेशावर में चपली कबाब लोग स्पेशली खाते हैं। पेशावरी चपली कबाब बहुत मजे के होते हैं। तो ये हर जगह का फ्लेवर है। खैर, हम बहुत ज्यादा खानों की बातों पे आ गए। खैर, आप आ गए। हम तो कहते 2 खवातीन साथ बैठ गई हैं, बस बावर्ची खाने डिस्कस होता है। दस्तरखान पे दस्तरखान ही डिस्कस होगा, मुझे लग रहा है। तो सैरिश, ये बताओ कि फैमिली में सबसे ज्यादा आपके हाथ तक क्या पसंद किया जाता है घर में? ईद पे जो स्पेशली बनाओ। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, हम लोगों के यहाँ एक तो मेरे जो इन लॉज हैं वो उर्दू स्पीकिंग हैं और मतलब इंडिया से उनका, सहारनपुर से उनका ताल्लुक है। तो वो लोग ना उर्दू स्पीकिंग्स वाले जो खाने होते हैं उनके डिफरेंट हैं। हम लोग के पंजाबियों के खाने मुख्तलिफ हैं। हम लोग सब्जियों में गोश्त बहुत डालते हैं, भिंडी गोश्त, आलू गोश्त, पालक गोश्त, करेले गोश्त। तो मैं जब अपनी वाली रेसिपीज बनाती हूँ ना तो उनको बहुत अच्छी लगती हैं। दैट्स ग्रेट, ये तो अच्छी बात है, अच्छी लगती है। तो इस तरह हुआ है कि मैंने उनकी रेसिपीज भी सीख ली हैं और अपनी भी ट्राई की हैं। जिस तरह हम लोग करेले कीमा जो बनाते हैं उसमें चने की दाल नहीं डालते, वो कच्चे कीमे के करेले बनाते हैं, वो ये नहीं बनाते थे। तो उससे एक अलग सा मजा आता है। तो इस तरह हम दोनों डिशेज एंजॉय करते हैं। नहीं, लेकिन कोई एक रेसिपी तुम्हारे हाथ की बड़े मजे की बनती है? मैं कढ़ाई गोश्त बहुत अच्छा बनाती हूँ। कढ़ाई गोश्त? हाँ, और पालक गोश्त भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। पालक गोश्त बड़े मजे का बनता है। चिकन में भी पालक बस को काट के उबाल के धो दे, मतलब धो के उबालती क्यों? नहीं, मैं मुझे लगता है समटाइम कड़वाहट आ जाती है। अच्छा, तो उबाल के बनाते हो? उबाल के बनाती हूँ। सही। आप मुझे बताएं, आपका क्या पसंद किया जाता है घर में ज़्यादा? यार, मेरे घर में नरगिसी कोफ्ते बड़े फेमस है मेरे हाथ। मेरे से टूट जाते हैं। यही मसला होता था, इसलिए सब लोग मुझे नरगिसी कोफ्ते बाकायदा कॉल करके बनवाते हैं कि भाभी घर पे आ रहे हैं, नरगिसी कोफ्ते बना देना। और नरगिसी कोफ्ते में आके, और मैं बाकी तमाम चीज़ें बनाते, लेकिन नरगिसी कोफ्ते स्पेशली। अच्छा, वर्दा के भी जो पेरेंट्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं होते, पाकिस्तान से बाहर होते हैं। आपकी ईद उनके बगैर कैसे गुजरती है? जैसे तुम्हारी गुजरती है, याद करते हुए, वीडियो कॉल पे बातें करते हुए। यार वैसे थैंक्स टू स्काइप, और ये मैं कहूँगी कि जितने भी हमारी साथ सोशल मीडिया की साइट्स हैं, इस तरह के ऐप्स आ गए कि यार दूर बैठे पेरेंट्स से भी हम आसानी से बात कर लेते हैं। लगता है मुलाकात हो गई है। मुलाकात हो गई, वरना तो एक ज़माना था चीज़ें फ़ोन पे ही बात कर सकते थे, सुनते थे आवाज़, खाली तरसते थे कॉल करने की, 10 मिनट की बात होती थी, कार्ड खत्म हो जाते थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कसम से अब तो यार ये थैंक्स टू इंटरनेट और आजकल मॉडर्न दौर के बारे में, लेकिन
ये है कि आसानी हो गई, लेकिन सिर्फ यार मिस तो करते हैं। हाँ मिस तो family करते को हैं, ना। जाहिर सी बात है। वो बात जो साथ बैठ के साथ घूम फिर के होती है वो मैं सोच रही हूँ कि जरा नौरतन भी थोड़ा सा ट्राई एंजॉय करो। करो। मैंने बहुत बुलवा लिया सैरिश को ना। अच्छा मैं तो यही कह रही कि सैरिश के बच्चे बहुत छोटे हैं ना, छोटे हैं अभी। सही, तो इस वजह से अभी थोड़ा सा ध्यान रखती होगी चीज़ों का। चूड़ियाँ वूड़ियाँ भी मैं पहनती चूड़ियाँ बिल्कुल? नहीं पहनती, मैं अपने नेल्स नहीं बढ़ाती क्योंकि वो मम्मा नेल लग गया, कपड़े चेंज करवाते हुए लग जाता है। तो ये अब है शुरू से ऐसी हो? नहीं नहीं मैं नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। मैं तो टॉम बॉय तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं जब शादी नहीं हुई थी तो नेल्स भी बढ़ाती थी, बाल मुझे लंबे बहुत अच्छे लगते थे, मेरे बाल भी लंबे थे। लेकिन अब बच्चों के साथ इंसान को इतनी केयर करनी पड़ती है इन चीज़ों की कि फिर मैं ये सोच रही हूँ थोड़े बड़े हो जाएंगे सब कर लूँगी। अभी मुझे इनकी तरफ तवज्जो देनी है, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन लिटरली टाइम भी नहीं मिलता। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे टाइम मिले, मैं जनाब सैलून जा रही हूँ और जाके अपने हेयर डाई मुस्तकिल हर 15-20 दिनों के बाद फेशियल लिए जा रहे हैं, एक्रेलिक नेल्स लगवाए जा रहे हैं। तो ये तो यार वो तो मुझे यहाँ तक ख्वाहिश ही रह जाएगी। नहीं, मेरे साथ शादी से पहले पर्दा हो चुका है। अच्छा। ये एक्रेलिक नेल्स खूबसूरत तो बहुत लगते हैं, लेकिन ये इतने डेंजरस होते हैं कि अगर आपको कहीं ठोकर लग गई ना तो आपका अपना नेल भी साथ निकल जाता है। मेरे साथ 2 दफ़ा ऐसे हुआ है। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि फॉर गॉड सेक अब ना लगवाना, अब रहने। फिर मैं बच्चों की वजह से रुक भी गई। और फिर ऐसा वही हम कहते हैं कि ऐसा फैशन किस काम का जो आपको ही खुद को तकलीफ दे रहा है। लेकिन फिर भी यार मैंने देखा है भी मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए जिनके छोटे बच्चे अभी हैं नहीं, या जो हमारी तरह अभी काम नहीं करती माएँ, यानी कि अभी तक अम्माएँ नहीं बनी है, क्योंकि अम्माएँ जब बन जाते हैं, माँ बन जाते हैं, तो बच्चों के पीछे इधर से अच्छा, उधर हम लोग भागना, असल में दौड़ना ऑफिस में ना। जब होते हैं ना तो फिर हमारी पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ वो तो हमें पता होता है ना घर में क्या माहौल है, बच्चे कितना तंग करते हैं। अक्सर मुझे फ्रेंड्स भी कहती हैं यार नेल्स तो बढ़ाओ, तुमने नेल्स नहीं बढ़ाए हुए। अब मैं उसे क्या बताऊं कि जनाब बच्चों को जाहिर सी बात है सम टाइम वो कहते हैं मैं मेड से नहीं नहाऊंगी, मैं आपसे ही नहाऊंगी, ये होता मुझे आप है। बात दिलाएं, मुझे शावर आप ही लेके और जाएंगी। नहीं, आई रियली लाइक इट कि अगर आप खुद अपने बच्चों को शावर दिलवाते हैं, बिकॉज पता है क्यों हम बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं बच्चों को इस तरह के प्लेटफॉर्म से बैठ के कि बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में पता होना चाहिए, बच्चों को ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन बच्चों को शावर दिलवा सकता है, कौन बच्चों को अपना तकिया लेके जा सकता है, चाहे वो आपकी फीमेल मेड हो, चाहे वो कोई भी आपका सर्वेंट हो या कोई भी आपके रिश्तेदार हो। जब बच्चों में बचपन से एक शऊर आ जाता है तो बच्चे फिर खुद ही हेजिटेट होते हैं। तो वैसे भी बढ़ता है, 5 5 से 6 साल की बात होती है, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर तो टाइम ही टाइम है। जब थोड़े से समझदार हो जाते हैं फिर आप खुद को टाइम दो, कोई ये मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है ये चीज़ थोड़ी सी कुर्बानी मांगती है। माँ के पाँव के नीचे ऐसी जन्नत नहीं आती है, रातों में जागना भी पड़ता है, थोड़ा सा दिल को मारना भी पड़ता है, तो फिर ही तो इंसान। जब भी तो कहते हैं ना कि माँ कदमों के नीचे अल्लाह ने ऐसी जन्नत नहीं रखी है, बहुत चीज़ें होती है। मैं बाप का भी कहती हूँ कि बाप का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो दिखते नहीं है, माँ की बहुत ज़्यादा हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन जितना अहम किरदार एक बाप का भी होता है ना अपने बच्चों के साथ, उसको भी हमें कहीं निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप जो है वो जन्नत का दरवाजा। अच्छा, मैं ये समझती हूँ, अब बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और दूसरा पता है बच्चों पे रोब जो है ना वो बाप का होना चाहिए। और वो माएँ जो कि इस तरह की सिचुएशन में ना जब बच्चे को डांट पड़ रही हो, शौहर को बोल देते हैं छोड़ें कुछ नहीं, कोई नहीं मैं जनाब मैं देख रही हूँ उसको कुछ नहीं कर रहा, ये बहुत गलत करती हैं। इस तरह कुछ वक्त के बाद ना वो बाप से डरेगा ना वो आपसे डरेगा। तो बाप का रोब होना चाहिए, और जब डांट पड़ रही हो बच्चे को बाप से या समझा रहे हो तो नहीं बोलना चाहिए मदर्स को। एग्जैक्टली, भले से अगर आपको लग रहा है कि गलत डांट रहे हैं उस वक्त आप खामोश हैं, चाहे वो आप एज ए फादर हैं या एज ए मदर डील कर रहे हैं, उस वक्त खामोश रहें। आप अलग से बात कर लें अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से कि जी आपने ये सही नहीं किया, मुझे ये मैं इस बात से इख्तलाफ करती हूँ या करता हूँ। बच्चों के सामने कहेंगे तो बच्चों को शय मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चों को जब शय मिलती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ का बिगड़ जाते हैं फिर। हाँ, फायदा भी फायदा उठाते हैं, उठाते हैं। छोटे छोटे से बच्चे इतने फायदा उठाते हैं, तो चलाक हो गए आजकल। ये गैजेट्स ने बहुत काम खराब किया एक तो है। और ये टिकटॉक्स, यूट्यूब, अब वो इतना ओपनली उनको मिल गया है कि बस वो मतलब टिकटॉक तो एक ऐसी चीज़ है ऐप कि आप देखते रहो टाइम का पता ही नहीं माजरत चलेगा। के साथ टिकटॉक ना एक बीमारी है। बीमारी बिल्कुल ऐसा ही है। सीरियसली मैं जो टिकटॉक करते हैं ना सारे मुझे बैन कर देंगे, बट लेकिन सीरियसली यार टिकटॉक पे टाइम स्पेंड करना आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस भी होता है सैरिश देख के कि यार हम जो टाइम ये वीडियोस बनाने में, टिकटॉक की वीडियोस देखने में या रील्स देखने में लगाते हैं, पहले टाइम हमारे पास होता था हम ये चीज़ स्टडी कर लिया यार करते थे, वरदा हम कुछ पढ़ लेते थे, हम कोई आर्टिकल पढ़ लेते थे, वेरी knowledge में सॉरी इजाफा टू होता से, वेरी सॉरी टू से, अब हमारी सोसाइटी जिस तरफ जा रही है ना, बहुत सारी डाइवोर्स हो रही हैं, उनमें सबसे बड़ी वजह मोबाइल है। क्योंकि आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, और जब आप एक दूसरे को टाइम नहीं देते तो फिर आपस में वो जो स्पेस है वो बढ़ता चला जाता है और एट द एंड अल्टीमेटली फिर वो होता है जो नहीं होना चाहिए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि बस एक ज़रूरत की हद तक इस्तेमाल करें, आदत ना बनाएं। और यही बात है कि जब आप स्पेस इतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में आ जाता है रिलेशन में,
तो फिर आपकी कॉन्वर्जेशन नहीं होती और मसले का प्रॉब्लम ही वहीं से शुरू होती है। रूट कॉज ही वही होता है कि जब आपस में बात करना हम छोड़ देते हैं एक दूसरे से। जब बात आप करते रहेंगे तो प्रॉब्लम के हल भी निकलेंगे, सॉल्यूशन भी निकलेंगे और तमाम बातों का हल निकल सकता है। ऐसा नहीं है किसी का भी हल ना निकले, सिर्फ आप तरीके से बात करें, हल जरूर निकलेगा। एंड थैंक यू सो मच सहरिश, Always welcome. और इतना मजा है, मुझे तो पता भी नहीं चला टाइम कैसे निकल गया, मैंने आपको पहले ही कहा था। और सहरिश आप आई हो तो आपको हमारी तरफ से ईदी तो बनती है। Thank you और so रुआबजा much. की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। मीठी ईद पे मीठा सा तोहफा। मीठी ईद पे मीठा सा तोहफा और आपको ऑजियोर की ड्रेसेस बड़े पसंद है तो ऑजियोर की तरफ से आपके लिए जो वर्दा ने पहना हुआ है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, और आप देखें जम की मिठाई हमारे पास, हम जब ईद पे किसी के घर जाते हैं तो मिठाई लेके जाते हैं और यहाँ पे मेरे पास जम का चॉकलेट केक भी है और मिठाई भी है और मैं सहरिश का मुंह मीठा करवाना चाहूंगी कि सहरिश को मीठा बड़ा पसंद है। वैसे बहुत मीठा खा लिया, पहले मैंने चॉकलेट स्ट्रॉबेरी ट्राइफल खाई है, फिर ये नौरतन, ये भी मीठा, अब मिठाई भी। इतना चख लो, जम की मिठाई बहुत इतना मजे चख की लेती होती हूँ है, क्योंकि बहुत मेरा tasty है। मुझे डर लगता है वजन ना बढ़ जाए। अरे नहीं बढ़ेगा वजन। खवातीन का प्रॉब्लम। खवातीन का प्रॉब्लम, हमारी सहरिश एवरग्रीन है। Thank you आप so वैसे ही much. बहुत क्यूट लगती हो सहरिश, Thank you आप so बहुत अच्छी much. लगती हो। Thank you so और much. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम ब्रांड्स का यहाँ पे थैंक्स कहना चाहूँगी, डालडा कुकिंग ऑयल का, रफान का, नौर का और जितने भी हमारे ब्रांड्स हमारे साथ है। पोर्टल का मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, उन्होंने हमारे किचन का सेट लगाया। और जियोर का थैंक यू, रुआबजा का थैंक यू, आपने हमें इतना सपोर्ट किया, हमारे किचन को खूब सजाया। और तमाम गेस्ट का थैंक यू, तलहा, फहीम, आप सब लोग गए, उनका भी थैंक यू और आपका भी सहरिश थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बोल की पूरी टीम की तरफ से, नेक तरफ से, तलहा की तरफ से, फहीम की तरफ से और सहरिश की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। गाँव में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी आपसे इंशाअल्लाह ताला। सुबह 9 बजे देखना मत भूलिएगा। दुनिया बोल है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।